अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इसकी स्टोरी गैंगस्टर बेस टाइप है, लाइक इस सुपरस्टार हीरो किडनैपिंग बेस, रिवेंज बेस, गैंगस्टर बेस, माफिया वाली कुछ इस टाइप से स्टोरी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि ये एपिसोडिक आएगी तो आपको पार्ट्स मिलते रहेंगे। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। सुना नहीं? आंखें नीची कर। रूबी ने तिल मिलाकर एक और थप्पड़ उसके फूले हुए सफ़ेद गाल पर रसीद किया था। उसके दोनों गाल सुर्ख हो चुके थे मगर आँख में एक आंसू तक नहीं होता था। होता भी कैसे? वो कौन सा ये मार पहली दफ़ा खा रहा था? रोज़ सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आंखें बंद होने तक ये ऐसे चमाट वक्फे वक्फे से उसके गाल पर रसीद होते रहते थे, बस हाथ बदलते रहते थे। उफ खुदाया, माजी देखे तो कैसा ढीठ है, सांप की तरह आंखें निकाले खड़ा है। मजाल है जो झपक भी दे। रूबी ने नाक फुलाकर दस्तगीर बेगम की तरफ देखा था। वो तस्बीह के दाने गिराते हुए अब हिकारत से दारान की तरफ देख रही थी। रूबी ने नन्हे से को कंधों से पकड़कर उसे झंझोड़ा और हिला दिया, पर उसने पलक नहीं झपकी। बड़ा ढीठ है, आफत का पर काला कहीं का। कितनी दफ़ा रोका है फायका और बुरहान की प्लेट में ना खाया कर, पर नहीं, फिर वही काम। तुझे जब अलग डालकर देते हैं क्या तकलीफ होती है जो इनकी प्लेट में भी हाथ डालता है? रूबी गुस्से में उसे झंझोड़ते हुए उस पर चीख रही थी। गंदा खून ना हो तो एक और जन्नाटेदार थप्पड़। यावर जैसे ही लाउंज के दरवाजे पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर तड़प गया। भाभी, ऊंची आवाज में पुकारा था। तेजी से लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा और झट को झपट कर दारान को रूबी से खींच लिया। छोड़े इसे, 3 साल का बच्चा है वो। अगर बच्चों के साथ मिलकर खा ही लिया है कुछ तो आप यूं क्यों पीट रही हैं इसे? यावर गुस्से में चीखा था। 3 साल का? नाक में दम कर रखा है इसने। रूबी ने उसके अंदाज में चीख कर जवाब दिया था। पास खड़ी इस्मत तुनक कर आगे हो गई थी। और तुम जो इसकी हिमायती बनकर कूद पड़े हो? घर का काम तो तुमने करना होता है या हमने? भाभी ठीक ही तो कर रही हैं, हाल देखो क्या किया है इसने। सारे फर्श पर चावल ही चावल। अस्मत ने भी रूबी के भरपूर साथ दिया था। देती भी क्यों ना, तलाक याफ्ता एक बच्ची के साथ मैके में रहना हो तो रूबी जैसी भाभी का साथ देना ही पड़ता है। 1000 दफ़ा इसे समझाया है तुम सिर्फ अपनी प्लेट में खाया करो, पर नहीं, ढीठ है पूरा। प्लेट ना हो तो इस्मत ने दांत पीसते हुए कहा था और आगे बढ़कर एक थप्पड़ दारान की पुश्त पर जड़ दिया जो यावर की टांगों से चिमटा खड़ा था। यावर ने तड़प कर उसे गोद में उठा लिया था और गले से लगा लिया। बाजी, खुदा का खौफ करें कुछ। नवीन भाई का खून है, पलित कैसे हुआ? मुसलमान है, दारान है। यावर ने हैरत से गुस्से में मिले जुले लहजे में कहा था। नवीन का है, तुम्हें कैसे पता? ये पता नहीं मुआ, इस अंग्रेज बुड्ढी के किस मियाँ से होगा, कोई एक होगा या क्या इसका नाम रख लेने से मुसलमान हो गया क्या? पलीत है ये। अभी 1 साल से डॉक्टर के पास तक तो लेकर ना जा सके तुम। आया बड़ा हिमायती। दस्तगीर बेगम ने हिकारत से कहते हुए नफरत में अपना हिस्सा डाला था। बस करें आप लोग तो, आप लोगों से बहस फिजूल है। डॉक्टर के पास ले जाऊं, इसकी देखभाल की उम्मीद आप जैसों से करूं। और अस्मत बाजी, रूबी भाभी, आज के बाद दारान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यावर ने नाक फुलाते अंगश्ते उंगली खड़ी की थी। चल तू जा, छुट्टी के दिन दिमाग खाने आ जाता है हमारा। उसकी हरकतें पता हो ना तुझे ना तो फिर पता चले तुझे। अस्मत ने हाथ हवा में उठाए गुस्से में कहा था। बिल्कुल दुरुस्त, बला की औलाद है ये, फिर की तरह पूरे घर में उधम मचाता है और बात तो जैसे कोई समझ में नहीं आती है इसके। कुछ भी कह दो बस घूरने लगता है। रूबी ने अंदर मौजूद करवाहट उरूज पर थी। इतनी तो मार खाता है बेचारा आप सबसे, क्या दिमाग काम करेगा इसका? क्यों दिखावा कर रहे हैं दुनिया के लिए? इससे अच्छा किसी यतीम खाने में ही छोड़ाते इसको। यावर दिल खराश लहजे में चीख उठा था। हाँ, तुझे बहुत खुदा तरसी है ना, तो तू क्यों नहीं कर लेता इसे, तू क्यों नहीं ले लेता इसे गोद? रूबी ने नाक चढ़ाकर कहा था। ले लूंगा भाभी, मैं ले लूंगा। अब मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो इसे कबूल करेगी। यावर ने तन को तुनक कर जवाब दिया था। रूबी का रंग एकदम से फीका पड़ा। ये तो उसी की सर पर पड़ गई थी। अब यावर ने अगर उसकी बहन सोनी से शादी से इनकार कर दिया तो? यावर दारान को सीने से लगाए कमरे में जा चुका था, जबकि वो दम बखुद से खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी, जैसे किसी ने हत्थे पर हाथ रखकर घुमाया हो, और फिर दरवाज़ा चड़चड़ाहट की मध्यम आवाज़ के साथ खुला था। उसे फ़कत सुनाई दे रहा था। आंखों पर सियाह पट्टी बंधे होने की वजह से कुछ भी देखने से कासिर थी। अभी तक वो उस शख्स के कंधों पर मौजूद थी, सर ऊपर उठाए इधर उधर घुमा रही थी।
सिया पट्टी से ढके आंखों के नीचे पपड़ी ज़दा लब थोड़े से खुले थे। दरवाज़ा खुलने के बाद इस शख्स के आगे बढ़ते कदमों के साथ ही अचानक इर्द गिर्द से उभरती हुई बहुत सी आवाज़ें कान के पर्दों से टकराई थीं। आवाज़ें इतनी ज़्यादा और मिली-जुली थीं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही वो शख्स एक जगह रुका और झटके से उसे नीचे उतारा था। उसके पाँव अब ज़मीन पर थे। हाथ पीछे बंधे होने की बाइस एक पल के लिए ही वो लड़खड़ा गई और बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया था। अब कोई उसके सर के पीछे से पट्टी खोल रहा था। जैसे ही पट्टी खुली, छत पर जलती मोमबत्तियों की तेज रोशनी के बाइस एक लम्हे के लिए आंखें चुंधियाई थीं। आहिस्ते से आंखों के पपोटों को सिकोड़ कर धीरे से खोला था। सुर्ख डोरियों वाली पुतलियों में सामने से बनते अक्स के साथ खौफ का साया वाज़ा था। ये एक लंबी गैलरी थी जिसके दाएं बाएं जेल नुमा कमरे थे। क्या छोटा सा घर है हमारा, जैसे कोई दरबा हो। मुझे नफरत है अपने घर से, जहन में अपनी ही आवाज़ की बाज़गश टकराई थी। इस गैलरी की छत सर से बहुत करीब थी और छत के अंदर कतार दर कतार बल्ब नस्ब थे। एकदम से ही जैसे घुटन का एहसास होने लगा। यह शायद बेसमेंट था, इसीलिए सांस लेने में दुश्वारी थी। अगर मेरे शौहर के घर बालकनी ना हुई तो मैं उससे कहूँगी नया घर ले। तुम्हें पता तो है मुझे खुली जगह, छत, बालकनी और समंदर कितना पसंद है। जहन में फिर से आवाज़ उभरी थी। ओह जीसस, मौत इसी का नाम है शायद। जबान तलवे से चिपकने लगी थी, सांस हलक में अटकने लगा था। खौफ के बायस दिल लरजने लगा था। उसी जगह का मंजर दिल दहलाने देने वाला था। हर कमरे का दरवाज़ा जेल के सलाखों की तरह था और डिजिटल लॉक लगे हुए थे। वो खौफ से आंखें फाड़े देख रही थी। वो शख्स अब कोहनी के करीब उसके बाजू थामे आगे बढ़ रहा था। वो हवास बाख्ता सी हैरत से फटी आंखें दाएं बाएं घुमाकर देख रही थी। हर कमरे के में तकरीबन 4 या 5 लड़कियां थीं और छोटे से डरबे नुमा कमरों में दाएं बाएं दीवारों के साथ लोहे के बने पलंग और ऊपर नीचे रखे गए थे। मैली कुचैली दीवारें जिन पर आबोकार दर्ज थी। हर कमरे की हर दीवार पर कोयले और खून से कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कुछ बना हुआ था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी, लड़कियाँ सर उठाए मुतहर आंखों से उसे ही देख रही थी। अजीब वहशत थी सबकी आंखों में। चेहरे मुरझाए हुए थे, बाल बिखरे और तन पर कपड़ों के नाम पर बस छितड़े। वो अंदर से कांप गई थी। ये कैसी जगह थी जहाँ लड़कियों को जानवरों की तरह रखा हुआ था। सिया फार्म अब एक कमरे के सामने रुक चुका था और जेब से एक कार्ड निकालकर कमरे का दरवाजे का डिजिटल लॉक खोल रहा था। कमरे में पहले से मौजूद लड़कियां अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जह थीं। लॉक खोलने के बाद उसने सलाखों वाला दरवाज़ा स्लाइड किया था और एक झटके से उसे अंदर धक्का देने के बाद दरवाज़ा फिर से स्लाइड करते हुए बंद कर दिया था। वो लड़खड़ाती हुई सामने पलंग से जा टकराई थी। पलंग के पास खड़ी लड़की उसे थाम न लेती। उसने खौफ से फटी आंखों के साथ कमरे में पहले से मौजूद 3 लड़कियों को देखा। 2 मगरिबी, एक लड़की मशरिकी रंग और रूप की थी जिसने आगे बढ़कर उसे पलंग से टकराने से बचाया था। बिल्कुल सामने वाले कमरे में मौजूद लड़कियां भी अब सलाखें थामे सर उनसे जोड़े उसे ही देख रही थी। तरस के अलावा उनकी आंखों में उसके लिए कुछ न था। मशरिकी लड़की अब उसके पीछे बंधे हाथों को टेप से आज़ाद करा रही थी। हर लड़की बेबस दिखाई दे रही थी, थकी हुई जिंदगी से बेजार। उसको कुछ देर यूं ही खामोशी से देखने के बाद वो सब अपनी अपनी जगहों पर वापस जाने लगी थी। मगरिबी लड़कियां आपस में मुख्तलिफ ज़बानें बोल रही थीं जिसके लिए उसे कोई समझ नहीं थी। सब कानखियों से उसे ही देखकर अब कानों में बातें कर रही थी। ये सब हैरान हो रही हैं, तुम रो नहीं रही? इसीलिए क्योंकि यहाँ हर नई आने वाली लड़की पहले चीखती और रोती है। अकब से उसी मशरकी लड़की की आवाज़ उभरी थी और वो उर्दू बोल रही थी। चौंक कर मुड़ी। उसे इस दियारे गैर में हम ज़बान कोई मिला था। मुड़ते ही हैरत और खुशी की हल्की सी रमक चेहरे पर सजाए उस लड़की की तरफ देखा था। वो बेहद हसीन, नुकुश और सफ़ेद रंगत वाली लड़की थी जो अब उसे देखते हुए फीकी सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। कहाँ की हो? धीमे से लहजे में वो उससे सवाल कर रही थी, जबकि वो कमरे का जायजा लेने में मशगूल थी। 4 पलंग थे, 2-2 करके पलंग ऊपर नीचे रखकर कमरे के दाएं और बाएं दीवार के साथ लगाए हुए थे। सामने की दीवार में एक दरवाज़ा था, शायद वॉशरूम था। कहाँ की हो? लड़की ने फिर सवाल दोहराया था। उसने फटी फटी वहशत ज़दा निगाहों से जाविया बदला और सवाल पूछने वाली की तरफ देखा। वो हमदर्दी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब की मुंतज़िर थी। पाकिस्तान। बामुश्किल पपड़ी ज़दा लब खोले थे। फीकी सी आवाज़ थी जिसमें गले की कड़कड़ाहट शामिल थी। हम भारत से। उसके पूछने से पहले ही लड़की ने अपना मुल्क बताया था। वो बसीदा सी पैंट शर्ट में मलबूस थी और गले में स्कार्फ था। चेहरा शफाफ था, ना कोई दाग ना कोई बाल।
अगवा हुई थी क्या? वो अगला सवाल पूछ रही थी। नहीं, शादी। थूक निकल कर फिर से इर्द गिर्द देखा था। बाकी दोनों लड़कियां आपस में बातों में मसरूफ थीं। ओ अल्लाह, अल्लाह मुस्लिम हो? हैरत से सवाल पूछा था। वो खुद अपने हुलिये से मुस्लिम ही लग रही थी। नहीं, क्रिश्चियन, मुख्तसर जवाब दिया था और उसकी तरफ सवालिया देखा। वो फौरन समझ गई। हम मुस्लिम हैं, तमन्ना नाम है, स्मगल होकर यहाँ पहुँचे हैं। दुख भरा लहजा था। एक लम्हे के लिए वो मबहूत हुई थी। नसीब सूरत से नहीं जुड़े होते। हाँ, सामने बैठी उस लड़की को देखकर इस बात पर यकीन और पुख्ता हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? तमन्ना ने मुलायम से लहजे में सवाल किया था। जोई, जोई जान, आहिस्तेगी से जवाब दिया था। रोशनियों के शहर कराची का ठाटे मारता हुआ समंदर गहरी होती हुई शाम की हसीन मंजर को दुबाला कर रहा था। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सड़कों पर अनगिनत गाड़ियां शाम होते ही अपनी तादाद दुगनी करते हुए हॉर्न और दूसरे बेहंगम शोर का इजाफा कर चुकी थी। लाइंस एरिया की इमारतों के मुश्तरका मैदान में खेलते लड़के भी अब अंधेरा फैलने की जोक व दर्ज जोक मैदान के मुख्तलिफ गेटों में से हंसते उछलते एक दूसरे के साथ छपड़ छपाड़ करते हुए बाहर निकल रहे थे। जोई भी रोज के मामूल के मुताबिक बालकनी की रेलिंग पर कोनियां टिकाए निगाहें सामने मैदान में दरख्त के नीचे रखे उस बेंच पर जमाए खड़ी थी। हल्के सब्ज रंग के जोड़े में रंगत सिर्फ साफ लग रही थी। घुंघराले बाल की ढीली सी पोनी बनाने के सबब अनगिनत बालों की लटें कानों के पास सर सुपरंगियों की तरह झूल रही थी। आंखों का हजम बहुत ही दूर निगाह मरकूज करने की वजह से कदीर कम था। वो बहराए खूबसूरत सब्ज पत्थर जैसी आंखों वाला लड़का आज भी वहां सर झुकाए बैठा था। वो यूं ही बेसबब उस पर निगाहें मरकूज किए उसे देख रही थी जब अचानक ही अकब से कदमों की छाप पर चौंक कर मुड़ी और सुनैना के हाथ में पकड़े हुए भाप उड़ाते चाय के कप को देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दी थी। वो दूसरे हाथ में अपने चाय का कप थामे हुई थी। मौसम सरमा की आमद थी और कराची की हवा में हल्की सी खनकी महसूस होने लगी थी। लो पियो, और मैंने शाम की चाय बनाई है। अब की बार अब की रात तुम बनाओगी। ये तो वही वाला सही लगा, हमारा वाला। सब बहनें ऐसी करती वैसे यार। सुनैना ने चाय का कप पकड़ाते हुए साथ ही हुक्म जारी किया था। उसने खोए से अंदाज में सुनैना के हाथों से चाय का कप पकड़ा और उसके अंदर से उड़ती हुई भाप में धीरे से हाथ को दाएं बाएं घुमाया था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। सुनैना चाय के कप को हाथ में थामे हुए मध्यम से सुर में गुनगुनाती रेलिंग तक आई थी। बगौर सुनैना की तरफ देखा और फिर से कप की तरफ देखते हुए गोया हुई थी। सुनैना, तुम्हें पता है उसकी आंखें कैसी हैं? कप में से उठती भाप अब कम हो रही थी। जिस पर निगाहें मरकूज किए वो सुनैना से सवाल कर रही थी। उसके अचानक से किए गए सवाल पर सुनैना एकदम से गुनगुनाना छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। किसकी आंखें? सुनैना ने हैरत से चेहरे को हल्का सा खम देते हुए पूछा था। उसी की, अनु के दोस्त की, निगाहें झुकाए हुए इंकशाफ किया था। उस दिन के बाद वो बिला वजह उस लड़के पर पुरस्रार शख्सियत में उलझकर रह गई थी। उस लड़के की अजीब सी हरकत उसके जहन में तजस्सुस पैदा करती थी। इत्तेफाक ऐसा था कि वो अक्सर कहीं ना कहीं उसे नजर आ ही जाता था और वो ना चाहते हुए भी उसको देखे जाती थी। एक अजीब सी कशिश थी जिस पर दिल और दिमाग एक साथ ही हिमक उठते थे। वो कोई दिल फेंक या हसीन सूरत रखने वाली लड़कों पर मर मिटने वाली लड़की नहीं थी और ना ही अब की बार कुछ ऐसा था कि वो उस लड़के पर मर मिटी थी। बस कुछ था जो उसके जहन की डोरियां उस लड़के की तरफ खींचती थी। कैसी हैं उसकी आंखें? सुनैना ने उसके चुप हो जाने पर तजस्सुस से पूछा था। जोई ने सामने खला में निगाहें जमाई। अंधेरा फैल गया था और फ्लैटों की बत्तियां जगमगाने लगी थी। उसकी आंखों की सिया पुतलियों में कितनी ही रोशनियों का अक्स था। पेशानी पर गहरी सोच जैसी लकीरें और सिया किनारों वाले लब एक दूसरे में पेवस्त थे। ऐसी आंखें जैसे कोई बरसों ना रोया हो और अपने रोने पर बंद बांधे रखे हो। खोए से लहजे में जवाब दिया था। ये क्या बात हुई? सुनैना ने भवें और इकट्ठी किए हुए नासमझी जाहिर की थी। यही तो बात है, मैंने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखा है। उसकी आंखों की पुतली पर एक दबीज तह जमी है, जैसे कोई परत हो, उदासी की परत, ऐसी परत जिसके पीछे बहुत से राज पनाह हों। खोए से लहजे में वो मुसलसल बोल रही थी। चाय के कप के किनारों पर आहिस्तेगी से उंगली फेरते हुए गहरी सोच में डूबी वो सुनैना को शौक में डाल रही थी। सुनैना ने शाके निगाहों से घूरा था। जोई, तुम उसे पुरस्रार पर क्यों, उसे सर पर सवार क्यों कर रही हो? मुझे अजीब सा वहम हो रहा है।
सुनैना की आवाज़ में उसकी हालत को लेकर डर था। वो जोई से छोटी थी मगर दोनों की दोस्ती गहरी थी। उसे जोई के इस लड़के में इतनी दिलचस्पी डरा रही थी क्योंकि आज से पहले उसने जोई को कभी यूं किसी लड़के के बारे में इतनी गहराई में जाकर सोचते हुए नहीं देखा था। नहीं, सर पर सवार नहीं कर रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उस लड़की की आंखों की पुतली पर उदासी की परत हट जाए। आहिस्तगी से चाय के कप लिए फिर से सामने वाली इमारत की जलती हुई रोशनी पर निगाहें टिकाई थी। मैं उसको रोता देखना चाहती हूँ, अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया था। सुनैना ने हैरत से कप लबों से हटाकर उसकी तरफ देखे थे और वो आखिर में बहुत रोएगा बेचारा। जब किसी को उदास देखो तो ख्वाहिश होती है कि उसे मुस्कुराता हुआ हंसते हुए देखें। तुम अजीब हो कि उसे रोता हुआ देखना चाहती हो। सुनैना ने लहजे में हैरत व ताज्जुब का मिला जुला अंजर था। हाँ, ऐसा ही है, मैं चाहती हूँ वो इतना रोए कि उसकी आंखों से बोझलपन और उदासी छट जाए। जोई ने पुरसोच लहजे में अपने मकसद का आगाह किया था। बात वाकई यही थी, वो सिर्फ उसकी हमदर्दी महसूस कर रही थी। सुनैना ने अपने सर को ताज्जुब से नफी में जन्बिश दी और चाय का घूंट भरा था। मुझे अजीब लगता है जब कोई इस उम्र में इतना उदास हो, जिंदगी से बेजार हो। चाय का घूंट भरकर वो कमर रेकिंग से टिकाए हुए चेहरे का रुख सुनैना की तरफ किए बोली थी, कोई होगा उसे दुख भई, और इस बात की किस किस किताब में लिखा हुआ है कि उदासी और बेजारी इस उम्र में नहीं हो सकती। सुनैना ने उसकी बात की नफी कर दी थी। इस उम्र में उदासी और बेजारी कुछ देर की होती है फिर छट जाती है, लेकिन उसकी उदासी मुझे बरसों पर मुहैयत लगती है। जोई ने वसूख से अपना मौक़िफ़ पेश किया था। तुम्हें कैसे पता बरसों की उदासी है? उसकी पथराई हुई आंखों से जोई ने फौरन जवाब दिया था। और ये कब किया तुमने इतना गौर उस पर? सुनैना ने आंखों को सुकेड़ते हुए इस्तफसार किया था। कुछ दिन पहले सीढ़ियों में टकराया था, मतन सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जोई ने कभी उससे कोई बात छुपाई ही नहीं थी। सुनैना अब खोजती निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश में थी। आज मैं हिना के साथ लाइब्रेरी गई थी। चाय के कप को लबों से हटाकर एक और इंकिशाफ की तहमीद बांधी थी। सुनैना ने भवेश कई सवाली निगाहों से देखा और कप को लबों से लगा लिया था। मैं एक किताब लाई हूँ, आहिस्तगी से अगली बात बताई थी। सीधी होकर निगाहें सुनैना की निगाहों में गाड़ी थी। कैसी किताब? सुनैना ने तजस्सुस से पूछा था। गूंगे बहरे लोगों से इशारों में कैसे बात करते हैं वो सीखने के लिए। आवाज़ को हद दर्जा धीमा रखते हुए किताब के बारे में बताया था। क्या? सुनैना चीख पड़ी थी। आंखें पूरी खोले हैरत से अपनी बड़ी बहन को देखा था। क्या उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी? ओह जीसस, क्या करती फिर रही थी वो? सुनैना की आंखों में खौफ के साए थे। जोई, तुम पागल तो नहीं हो गई हो कहीं? मतलब तुम उस लड़के से बात करोगी? सुनैना ने दांत पीसते हुए पूछा था। बाजू दबोचकर उसे एक झटके देकर अपने रूबरू किया था और लड़खड़ा कर सीधी हुई। चाय का कप छलक गया था। जोई, तुम उससे बात नहीं करोगी, समझी? क्यों बिला वजह उस लड़के को इतना खोज रही हो? हमारी तो उन लोगों से भी इतनी बातचीत नहीं है और वो लड़का मुस्लिम ही लगता है। खबरदार, अगर तुमने कोई भी ऐसा कदम उठाया ना, जान ना पहचान। सुनैना गुस्से में उससे ऐसा कुछ भी करने के मौका नहीं मना कर रही थी। ओ बाबा, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? इससे बात करने को मैंने सोचा हो सकता है कभी? जोई ने हंसते हुए बात शुरू की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनैना ने सख्त अल्फाज में फौरन उसकी बात काटी थी। चलो, अब्बा आने वाले हैं, अंदर चलते हैं। उंगली की खड़ी करते हुए हुक्म दिया था। आंखें निकाले और आगे चल दी थी और वो यूं ही अक्सर छोटी सी बड़ी बहन बन जाती थी। जोई ने कप को देखा, चाय ठंडी हो चुकी थी। एक निगाह उस खाली बेंच पर डाली जहां वो कुछ देर पहले बैठा था। गहरी सांस ली और सुनैना के पीछे चल दी थी। यहाँ सारी लड़कियां मुख्तलिफ मुल्कों से इस मगल या अगवा होकर यहाँ पहुंची थीं। सपाट से लहजे में आवाज़ उभरी थी। जोई ने निगाहें ऊपर उठाई थी और सामने बैठी तमन्ना की आंखों में देखा। बेतासुर मुर्दा सी पुतलियां जीने की आस छोड़ी हुई थी। बार बार मरकर जिंदा हुई पुतलियां। वो हर बार की तरह उसकी भी आंखें पड़ रही थी। तमन्ना पलंग पर टांगे लटकाए हुए उसके साथ बैठी थी। यहाँ आए उसे 20 मिनट और 10 सेकंड हो चुके थे, जिसमें वो तमन्ना को मुख्तसर अपने बारे में बता चुकी थी कि उसकी किस्मत उसे यहाँ तक कैसे लाई। सामने बेड वाली दोनों लड़कियां अब अपने अपने पलंग पर चुपचाप लेटी चुकी थीं। उन दोनों ने उसका नाम पूछने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। अचानक एक सायरन जैसी आवाज़ उभरी और पूरी गैलरी में जैसे हलचल सी मच गई थी। बेहंगम सा शोर। लड़कियां भाग भाग कर सलाखों के पास आ रही थीं। ये क्या हुआ? जोई ने हैरत से तमन्ना की तरफ देखते हुए पूछा था। पहले वक्त का खाना आया है, तमन्ना ने आहिस्तगी से जवाब दिया और उठकर खड़ी हुई थी। बाकी दोनों लड़कियां भी अपने अपने पलंग से नीचे उतर रही थी। एक वो थी जो बस देख रही थी भूख क्या होती है। आज फिर से दाल। अम्मा,
आज तो अब्बा की तनख्वाह आई थी, आज तो कोई ढंग का होता। निगाहों के सामने खुद को मुंह फैलाए देखा था और फिर कांपते हाथों से डब्बे उठाती हुई लड़कियों को देखा। हलक में आंसू के गोले अटक गए थे। सलाखों के पास बाहर की तरफ एक चाइनीज लड़का खाने के पैकेट रख रहा था। सारी लड़कियां भाग भाग कर उस सलाखों के पास जाकर अपने अपने पैकेट उठा रही थीं। उनके दरवाजे के सामने भी उस लड़की ने 4 पैकेट रखे थे। तमन्ना भी आगे बढ़कर 2 पैकेट उठाए और वापस आई थी। एक पैकेट हैरानगी से आंखें फैलाई बैठी जोई की तरफ बढ़ाया। जोई ने उसके हाथ में पकड़े पैकेट की तरफ देखा और फिर चेहरा ऊपर उठाया था। ये जगह कौन सी है और क्या करते हैं ये लोग यहाँ लड़कियों के साथ? उसके हाथ में पकड़े पैकेट से बेनियाज बरतते हुए खौफ से पूछा था। भूख तो मर चुकी थी, बस अब ये जाना जरूरी था कि लिताओ उसे यहाँ क्यों छोड़ गया है और कब लेने आएगा, और यहाँ इस तरह लड़कियाँ क्यों बंद हैं? दोज़ख, हेल या फिर जहन्नम भी कह सकती हूँ, तमन्ना ने शर्दर्द लहजे में जवाब दिया था। आगे बढ़ी और पलंग पर उसके साथ बैठ गई थी। सामने वाली दोनों लड़कियां अजलत में अपने अपने पैकेट को खोलकर नूडल्स खाने लगी थीं। हेल, किसी कुएं से आती हुई आवाज़ के मुतरादिफ आवाज़ थी। खौफ से फटी आंखों से सामने बैठी तमन्ना की तरफ देखा और पैकेट खोल ही रही थी। पूरे कमरे में अब नूडल्स की महक उभर गई थी। हाँ, ये दोज़ख है। यहाँ का हर पल हर लम्हा अजियतनाक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ खाने को 2 वक्त मिल जाता है। वो एक पैकेट खोलकर उसके अंदर चम्मच रखने के बाद जोई की तरफ बढ़ा रही थी। क्या करते हैं ये लोग? घुटी सी आवाज़ में सवाल पूछा था। जिस्म फरोशी करवाते हैं। और ये? तमन्ना ने अपने पेट से शर्ट को ऊपर उठाया। उसके पेट पर टाँकों और जख्म के निशान थे। शायद उसका एक गुर्दा निकाल लिया गया था। जोई के हाथ कांप गए थे और घबराहट के बाइस डब्बा हाथ से नीचे गिरा था। वो खौफ से दहल गई। तमन्ना सपाट चेहरे के साथ पलंग पर गिरे नूडल्स फिर से डब्बे में डाल रही थी, ऐसे जैसे वो पहले से जानती थी कि उसके हाथ से नूडल्स गिर जाएंगे। घबराओ नहीं, सबके नहीं निकालते और एक साथ सब कुछ नहीं निकालते, ऑर्डर पर जिसका मैच हुआ उसका। तमन्ना ने नूडल्स फिर से उसकी तरफ बढ़ाए थे। दोज़ख, आबदी सज़ा की जगह। हाँ, मेरा गुनाह बहुत बड़ा था और मुझे ऐसी ही सज़ा मिलनी थी। खुदावंद ने यहाँ भी और वहाँ भी। उसकी रूह कांप गई थी। डबडबाई आंखों से सामने तमन्ना की तरफ देखा था। वो धुंधली हो चुकी थी। तो तुमने भी क्या कोई गुनाह किया था? रुंधियाई हुई आवाज़ में सवाल पूछा था। तमन्ना ने नूडल्स मुंह में डालते हुए हाथ रोक गए थे। निगाहें जोई की तरफ उठी थीं। वो जोई की तरफ यूं देख रही थी जैसे उसके चेहरे पर रकम गुनाह तलाश रही हो। अगर ये दोज़ख है तो ये किसी सज़ा के तौर पर है, किसी गुनाह की सज़ा, जैसे मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। तुमसे भी? तमन्ना के साकन आंखों देखकर बात अधूरी छोड़ दी थी। हाँ, किया है। पैदा होने का गुनाह, बाप को बेटा चाहिए था और तीसरी दफ़ा भी हम दुनिया में आधम के, और हमारे बाद जो बहनें आईं उनका कसूरवार भी हम ठहरे। तलख सी मुस्कुराहट उसके खूबसूरत लबों पर उभरी थी। 16 के हुए थे कि अब्बा ने एक बूढ़े नवाब से पैसों की अवज़ निकाह कर दिया। वो खोसी गई थी। उसकी भूरे रंग की बड़ी सी मुर्दा आंखें में माजी की याद से हल्की सी चमक उभरी थी। नूडल्स का डिब्बा हाथ में कांप रहा था। शायद इन लम्हों का दर्द फिर से उसकी रग व पाँव में उतरा था। नवाब साहब का साल बाद ही इंतकाल हो गया। मरहूम के बेटे ने इद्दत के दिनों में ही अपना अपना हिस्सा डाला और हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। वो सर नीचे झुका चुकी थी। लहजा अब ज़ुकाम ज़दा लग रहा था। घर वापस आए तो खुद पर दरवाजे बंद देखे। माँ ने अब्बा से चोरी पैसे थमाए और कहा, लखनऊ अपनी खाला की तरफ चली जाओ, वो कोई काम वाम दिलवा देंगी। घर आओगी तो बाप मार देगा। तुम्हारे पीछे भी अभी 3 पड़ी हैं। उसकी आंखों से आंसू लड़के डिब्बे में मौजूद नूडल्स पर आ गिरे। क्या करते? अकेले ही लखनऊ ट्रेन पकड़ी और खाला की तरफ चल दिए, मगर खाला के घर ना पहुंच सके। वहीं ट्रेन से ही चंद मशकूक लोगों की नज़र में आ गए कि अकेली है, बेआसरा है। बस ट्रेन के बाथरूम में वो ज़बरदस्ती घुसे और बाजू में कुछ चुभो दिया। फिर जब भी आँख खुलती कोई नोच रहा होता। ज़्यादा होश में आने लगते तो इंजेक्शन लगा दिया जाता था। जब मुकम्मल होश आया तो ख़ुद को यहाँ पाया था। वो अपनी कहानी सुना रही थी। वो जोई की रोंगटे खड़े हो रहे थे। अगर आपको ये नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। यहाँ आकर असल अजियत का सफ़र शुरू हुआ था। रूह तक को नोच खाया डैश के पिल्लों ने। फिर एक दिन गुर्दा निकाल लिया। उप्स यार, हैरान तो इस बात पर हैं कि जिंदा क्यों हैं, हम मर क्यों नहीं गए। जुकाम ज़दा सी भारी आवाज़ के साथ अब आंसू मुतरतर लुढ़क रहे थे।
अब तो बस रोज़ दुआ करते हैं कि जल्द ही मर जाएं। तुम भी दुआ करो कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि यहाँ जो मर जाते हैं वही आज़ादी पाते हैं, और जब वो मर जाती है तो बाकी सब लड़कियां दरवाजे की सलाखें बजा बजा कर जश्न मनाती हैं। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट से जाकर कहा था। वो दम साधे यकटक उसे देख रही थी। तमन्ना अब आंसू साफ करती नूडल जहर मार कर खा रही थी। फिर उसको भी खाने का इशारा किया था। खा लो वरना यहाँ के चूहे भी बहुत भूखे हैं। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए कहा था। जोई ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा और फिर नूडल्स उठा लिए थे। चीन के शहर शंघाई में ये चमकती सुबह पूरी दिलकशी के साथ इस दौड़ती भागती दुनिया में दिन की शुरुआत कर चुकी थी। लिजिजियो की आसमान से बातें करती हुई इमारतों में चहल पहल और इन बुलंद व बांग इमारतों के सामने बहते हुए कुशादा हिंगपू दरिया में कश्तियों में मुसाफिर की आमद व दरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। हार्वी प्रोडक्शन की टीम अपनी शूटिंग के तीसरे दिन सेट पर पहुंच चुकी थी। दारान मलिक सिया 3-पीस सूट में मलबूस, सिया ग्लासेस आंखों पर सजाए हुए अपनी तमाम तर वकार के साथ ही जलवा खुना था। उन लोगों का आज का फिल्माया जाने वाला मंजर यही लिजिजियो की इमारतों के सामने डबेंड में दरिया के किनारे पर था। मंजर में दरान के साथ कार्ला के मनाजिर भी शामिल थे, जिनमें उसे कार्ला को कमर से थाम कर घुमाना और फिर अपने करीब करना था। दरान, जिसके लिए फाइटिंग और दूसरी कई मुश्किल से मुश्किल मनाजर करना बाएं हाथ का खेल था, मगर रोमानवी मनाजर में आकर उसके अदम दिलचस्पी सबको वाज़ा महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अदाकारी की बाकी तमाम किरदारों में बेहतरीन जौहर दिखाकर अपने लोहा मनवा चुका था, लेकिन रोमानवी मनाजर या तो फिल्म से बिल्कुल ही तल्फ करवा देता था, जैसे कि उस दफ़ा हुआ था, या फिर उनको अदम दिलचस्पी से फिल्माता था। यही वजह थी हीरोइन के साथ केमिस्ट्री की लिस्ट में 0 नंबर पर था। अब भी वो सुर्ख रंग की मैक्सी में मलबूस गौसब उठाती हुई हसीन अदाकारा कार्ला को कमर से थामकर 2 दफ़ा घुमाते हुए अपने करीब कर चुका था, मगर हिदायतकार बरवस को ये मंजर पसंद नहीं आ रहे थे। कट, शॉर्ट ब्रेक लें, इसके बाद दोबारा टेक लेंगे सर। ब्रूस ने तीसरी दफा टेक लेने का हुक्म जारी किया था और दरान की तरफ अंगूठे का इशारा किया था। दरान ने गुस्से से ब्रूस की पुश्त को घूरा था, जो दूसरी दफा भी मंजर को कट करवा चुका था। उसे जितनी कोफ्त हो रही थी, ब्रूस उतना ही सीन लंबा खींच रहा था। ब्रूस इस फिल्म का हिदायतकार था और वो हार्वी प्रोडक्शन का बहुत ही अरसे से हिस्सा था। ब्रूस को दरान पर पहले से ही बहुत थम्स था कि उसने फिल्म में उसके शामिल किए हुए रोमानवी मनाजर तल्फ कर दिए थे। अब उसे मंजर वो ज़्यादा टेक लेकर उसे जिज भी कर रहा था। ब्रूस के मना करते ही कैमरा घूम गए थे। मेकअप करने वाले और पानी पिलाने वाले भागते हुए कार्ला और दरान की तरफ आ रहे थे। बाकी सारा अमला भी अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए अब एक दूसरे के साथ बातों में मुँह था। दरान ने आंखों को चुंदी किए पेशानी पर बल उभरे थे। घूर कर ब्रूस को देखा, जो अब कुछ दूर छतरी के नीचे बैठा हार्वी की तरफ जा रहा था। उसके सामने खड़ा लड़का उसके गुस्से से बेनियाज मेकअप दुरुस्त कर रहा था। दरान ने एक हाथ खड़ा करते हुए लड़के को रोका और खुद लंबे लंबे डग भरता हुआ कुछ दूरी पर बैठे हार्वी और ब्रूस की तरफ बढ़ा था। ब्रूस अब हार्वी के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान होकर मशरूब का गिलास उठा रहा था, जब वो सर पर पहुंचकर खड़ा हो चुका था। ब्रूस ने गिलास को मुंह से लगाए हुए निगाहें उठाई। दरान सुर्ख चेहरा लिए खड़ा था। ये मेरा लास्ट टेक होगा, इसके बाद मैं एक भी और ओवरटेक नहीं लूंगा। दरान ने उंगली खड़काते हुए अपने अटल फैसला सुनाया था। ब्रूस एकदम ही चौंक गया। वो समझ गया था कि वो जानबूझकर ज्यादा टेक ले रहा है। दरान दो टूक अंदाज में फैसला सुनाकर वहां रुका नहीं था। जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस पलट गया था। बहुत बददिमाग है ये, जितना महंगा एक्टर है उतना ही उलट दिमाग का मालिक है। क्यों कास्ट किया था इसे इतने महंगे प्रोजेक्ट में? ब्रूस ने नाक चढ़ाते हुए उसके पुष्ट को घूरते हुए सवाल किया था। वो अपनी इस बदगुमानी को अपनी पहचान कहता है, दरांग फाड़ देने वाला, चीर कर रख देने वाला। हार्वी ने उसे दरांग के नाम के मतलब बताते हुए कहकहा लगाया था। वो ब्रूस के दरान के नफरत से लुत्फानंदोज हो रहा था। ब्रूस ने गुस्से में सर हवा में मारा था और हार्वी अब हंसी को दबाकर संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। गुस्सा मत करो, ये ऐसा ही है। ये तो किसिंग सीन बहुत मुश्किल से करता है और वो भी ज़्यादातर ओरिजिनल नहीं करता है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करवाता है। ये मेरे लिए एक चैलेंज है स्टेफन ने कहा था। ये तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करेगा। हार्वी ने ब्रूस को दारान के मुताबिक मजीद आगाह किया। जानता हूँ सब में ड्रामे हैं इसके, ये सब
जो ज़्यादा तासुर देते हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ब्रूस ने थोड़ी को खुरचते हुए दृष्ट लहजे में जवाब दिया था। नहीं, ड्रामे नहीं करता, शुरू से ही ऐसा है। नथन ने मुतारफ करवाया था उसे। पहले 1 साल मामूली स्टंटमैन के तौर पर काम करता रहा था इंडस्ट्री में। मुतवाज़िन लहजे में कहते हुए हार्वी ने मेज़ पर रखा हुआ लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया था। अगर ये बात साबित कर दो कि ये सिर्फ उस दारांग के ड्रामे हैं तो क्या दोगे मुझे? ब्रूस ने भर्मी उचकाते हुए कमीनगी से पूछा था। हार्वी ने लैपटॉप पर झुकी निगाहें उठाई और फिर एहसासिया मुस्कुराया था। ओह, बस कर भाई, इससे वो सीन तक तो करवा नहीं सका मैं या तू। अब ये कहाँ से साबित करेंगे? हार्वी ने तमस्कराना कहा था। तुम्हें वीडियो तो चाहिए या पिक्स, बस ये बताओ। ब्रूस ने नाक फैलाए हुए वसूख से पूछा था, ऐसे जैसे अब ये इसकी इज्जत का मामला बन चुका हो। हार्वी ने चंद सेकंड हैरानगी से ब्रूस के चेहरे पर मौजूद सख्ती को देखा था। वीडियो, क्योंकि अगर उसकी ऐसी वीडियो मीडिया पर आ गई तो समझो उसका जो सो कॉल्ड ईची एटीट्यूड है पाश हो जाएगा। हार्वी ने खबासत से आंखों को कोना दबाया था। तो बस फिर देखते जाओ, लगता है कुछ मिक्स करना पड़ेगा। प्रोस्टिट्यूट। ब्रूस ने पुरसोच निगाहें सामने दरान पर मरकूज करते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। हार्वी एकदम से चौंक कर सीधा हुआ और पहले उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा था। दरान अपने केबिन के करीब खड़ा सिगरेट सुलगाए अनिल से बातों में मसरूफ था। हार्वी ने निगाहें ब्रूस की तरफ घुमाई थी। नो, इस सब को इस मामले से अलग रखो, वो सब इलीगल है। किसी को भनक भी पड़ी ना तो। हार्वी ने दांत पीसते हुए आवाज को धीमा रखा था। कुछ नहीं होगा, बस एक लड़की ही तो चाहिए और कुछ कैमरे। ब्रूस एहसासिया मुस्कुराया था। फिर से सोचने का मशवरा दूंगा। हार्वी ने लब भींचकर गहरी सांस ली थी। नहीं मेरी जान, घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी फिल्म होती है, ये भी फिल्म होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, इसमें हीरो को नहीं पता होगा कि ये फिल्म है। ब्रूस ने फिर से आंखें दबाते हुए होंक बने हार्वी को पूरी बात समझाई थी। न, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, कोई और तरीका सोचो। हार्वी ने नफी में सर हिलाते हुए अपना डर जाहिर किया था। कुछ भी नहीं होगा, बस मुझ पर छोड़ दो सब। ब्रूस ने तो जैसे सब कुछ सोच लिया था। एतमाद से परेशान चेहरा लिए बैठे हार्वी को देखकर मुस्कुराया। तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझ पर छोड़ दो सब। एक अदद पार्टी का एहतमाम हो जाए। ओके, मैं जरा इसका आखिरी टेक लेकर आया। ब्रूस ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला। जवाब भी हवासबाग, जो अभी हवासबागता सा बैठा हुआ था। ब्रूस अपनी जगह से उठा और कदम कैमरों की तरफ बढ़ा दिए थे जहां दारान अपना टेक देने के लिए तैयार खड़ा था। कराची के बहुत पुराने मतवसत तबके की रिहायशी इलाके में 2 मंजिला मलिक हाउस में अब दूसरी पटरी पर दूसरी पीढ़ी अपनी जिंदगी के माव साल गुजार रही थी। मलिक हाउस 2 भाइयों बख्तावर मलिक और सखावत मलिक के मुश्तरका मलकियत था। बख्तावर मलिक बड़े थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा नवीन मलिक और बेटी शाजिया मलिक, जबकि छोटे भाई सखावत मलिक के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा असवंत, उससे छोटी असमत, फिर यावर और सबसे छोटी बेटी तलत। बख्तावर मलिक और उनके जौजा अपनी बेटी शाजिया की शादी के बाद ही एक के बाद दिगर इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे और फिर उनके बाद उनका इकलौता बेटा नवीन मलिक भी भरी जवानी में इस दुनिया को अलविदा कह गया था। सखावत मलिक के गुजर जाने के बाद अब मलिक हाउस की पहली पीढ़ी में से सिर्फ सखावत मलिक की जौजा दस्तगीर बेगम ही इस घर में सबसे बड़ी थी, जो अपने 2 बेटों असफंद और यावर के साथ यहाँ मुकीम थी। मलिक हाउस में आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा मामूल की बात थी, क्योंकि असफंद मलिक को कारोबार में नुकसान हो रहा था और यावर मलिक मामूली मुलाजमत करता था। घर में कमाने वाले 2 और खाने वाले ज्यादा थे, मगर यहाँ माली परेशानी के अलावा और भी बहुत सारे मसाइल थे। अब इस वक्त भी लाउंज से थोड़ा आगे इस कमरे से उभरती हुई आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। आज छुट्टी के दिन सुबह से लगाया तमाशा रात गए तक जारी था। ये असफंद और रूबी का कमरा था। रूबी के जहेज में आया लकड़ी का बेड, सिंगार मेज और एक अदद छोटा सा पलंग इस कमरे में रखे गए थे। इस वक्त कमरे के वस्त में यावर गुस्से में बिफरा खड़ा बेड पर बैठे असफंद मलिक को अपने दोपहर को लिए गए फैसले से आगाह कर रहा था। बेड के एक किनारे पर रूबी अपने जबड़ों को सख्ती से पेवस्त किए अपने गम व गुस्से पर जब्त की अक्कासी कर रही थी, जबकि 3 साला दारान असफंद के घुटने के पास बैठा बेड पर और 2 साला बुरहान पलंग पर सो रहा था। तुम दारान को गोद लेना चाहते हो? ये क्या बात हुई? दारान नवीन भाई का बेटा है, हमारे खानदान का खून है, फिर इसको गोद लेने की क्या तुक बनती है? सब इसका ख्याल रखते तो हैं। असफंद मलिक की पेशानी पर यावर की बात को लेकर अनगिनत नासमझी की शिकनें नमूदार हुई थी। यावर मलिक दारान को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता था। भाई बस करें, क्या खाक ख्याल रखते हैं? कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। कपड़ों के नाम पर ये नेकर और ना कोई मुंह धुलाने ना कुछ काम वाली आए तो नहला दे।
नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही गंदा फिरता है बेचारा। यावर ने बाजू को लंबा ताने हाथ के इशारे से असफन की तवज्जो दारान की तरफ दिलाई थी। असफन ने गर्दन को हल्का सा खम दिया। वो मासूम शहजादी सी सूरत वाला बदनसीब बच्चा इस वक्त पुरानी सी फटी नेकर पहने सो रहा था। कराची में आजकल रात को खनगी बढ़ जाती थी, लेकिन किसी को ये जहमत नहीं होती थी कि रात के वक्त ही सही उसे शर्ट पहना दी जाए। आए दिन दारान पर बड़े जुल्म अब यावर की बर्दाश्त से बाहर थे। वो 1 साल से यही सब कुछ देख और बर्दाश्त कर रहा था। यावर की गोद लेने वाली बात पर रूबी को दोपहर से ही परेशानी लाहक थी, क्योंकि अगर यावर इस मामले में संजीदा हो गया तो क्या उसकी बहन दारान को गोद लेना पड़ेगा। वो तुनक कर आगे हो गई थी। यावर ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सोनी क्या नई नवेली दुल्हन आकर इसको संभालने में लग जाएगी। रूबी ने नरूठे लहजे में शिकवा किया था। सोनी और यावर की 3 साल पहले पसंदीदगी के बिना पर निस्बत तय हुई थी। ये पसंदीदगी रूबी और असफन की शादी से ही शुरू हुई थी, और फिर बात इतनी बढ़ी कि यावर की जिद पर सबको रूबी की बहन सोनिया का रिश्ता यावर के लिए लेना पड़ा था। लेकिन अब जब शादी करीब आने वाली थी तो यावर की ये बात कि वो दारान को अपने नाम देकर अपना बेटा बनाएगा किसी तौर पर रूबी को हजम नहीं थी। हाँ, सोनी संभाल लेगी। जाहिर सी बात है भाभी, मैं जब उसे गोद लूंगा, अपना नाम दूंगा, तो मेरी बीवी को इसे कबूल करना होगा। यावर मलिक ने कंधे उचकाए और अपने फैसले को अटल करार दिया था। सोनी नहीं करेगी ये सब, रूबी ने नाक फैलाकर यावर से कहा और गुस्से से असफन मलिक की तरफ पलटी थी। असफी, मेरी बात सुने। यावर बात को फिजूल में बढ़ावा दे रहा है। हम सब दारान का जितना हो सकता है ख्याल रखते हैं। अब अपने भी 100 काम होते हैं, 100 बखेड़े होते हैं। इसको गोद में उठाए तो नहीं फिर सकते ना। रूबी ने माथे पर शिकनत की तादाद बढ़ाते हुए शौहर की सफाई पेश की थी। करती भी क्यों ना, दारान को लाने वाला और यहाँ रखने पर बाजिद होने वाला असफन मलिक ही तो था। उठाए फिरने को कौन कह रहा है आपसे भाभी। इन 100 कामों और 100 बखेड़ों में आप बुरहान का और इस्मत बाजी फायका का ध्यान रखती है ना, तो इसे क्यों भूल जाते हैं आप सब। यावर का पारा तो आज किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ऐसा ही था, डट जाने वाला और लड़ जाने वाला। उसका मुंह बोलता सबूत सोनी थी, जिसके लिए दस्तगीर बेगम किसी सूरत नहीं मान रही थी, और फिर यावर के जिद के आगे हार माननी पड़ी। तुम घर होते हो जो तुम्हें पता हो हम कितना ध्यान रखते हैं या कितना नहीं। रूबी ने नाक चढ़ाकर तरक्की बतरकी जवाब दिया था। भाभी, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ आपसे। यावर ने नजर चुराई थी। तुम बाद में गलत कर रहे हो। सोनी हरगिज आते ही एक 3 साल के बच्चे की मां नहीं बनेगी। मेरी बहन कोई गिरी पड़ी है जो यूं तुम उसके सर पर बच्चा मुसल्लत करोगे। रूबी ने हाथ हवा में घुमाते हुए फैसला सुनाया था। ठीक है, मत बने दारान की मां, फिर मेरी बीवी भी नहीं बनेगी। यावर के दो टूक लहजे में कहे गए जुमलों पर असफंद और रूबी एक साथ ही दम बखूद हुए। यावर, बकवास बंद करो। सोनी को तुम यूं फजूल की बात पर छोड़ दोगे क्या। दारान नवीन भाई का बेटा है, वो हमारे चचाजाद थे। इस लिहाज से अब दारान की जिम्मेदारी हम सब पर, ना कि सिर्फ तुम पर। असफन मलिक के रोबदार गरज पर भी यावर की पलक तक नहीं झपकी थी। भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उसे गोद ना लूं, तो फिर मेरी एक बात माने, दारान को शाजिया आपा के पास भेज दें। वो सगी फुप्पो है, उसका शायद वही। यावर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी अगली शर्त से आगाह किया था। असफन उसकी इस बात पर सटपटाकर सीधा हुआ। चेहरे पर गुस्से के आसार एकदम से बढ़े थे। हाँ, ताकि वो ताया की बाकी बची खोची जायदाद भी दारान के बहाने हमसे ले उड़े, है ना। वो कहेगी नवीन का बच्चा मैं पाल रही हूँ, तो उसका हिस्से की जायदाद भी मैं लूंगी। असफन मलिक ने दांत पीसते हुए उसे नवीन की बहन शाजिया के इरादों का आगाह किया था। लालच में आप सब एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। भाई, आपको नहीं पता कितनी मार खाता है सारा दिन ये। यावर ने चीखते हुए कहा और गुस्सैली निगाह रूबी पर डाली थी। असफी, ये बदतमीज इतना है कि क्या करे। बुरहान और फायका को मारता है, गंद डालता है। अब बुरहान भी तो है, इससे छोटा है, पर मजाल है कुछ उल्टा सीधा का करे। और ये तो आफत का परकाला है। जब इतने काम उलट पुलट करेगा तो जाहिर सी बात है मार भी खाएगा। इसकी जगह बुरहान या फायका हो तो वो भी इतनी ही मार खाएंगे। रूबी ने तुनक मिजाजी से जवाब दिया था। भाभी, आप तो चुप ही करें बस। यावर ने हाथ सीधा खड़ा करते हुए रूबी को बोलने से रोका था। 1 मिनट चुप करो तुम दोनों। ये तलत क्या करती रहती है सारा दिन। इसको बुलाओ जरा। रूबी, बुलाना जरा इसे। असफन ने तलत का पूछा और साथ ही रूबी को उसे लाने का इशारा किया था। रूबी एक खून आशाम निगाह यावर पर डालती हुई और मुंह में बड़बड़ाती बाहर निकली थी। यावर नाक खुलाकर असफन की तरफ मुतवज्जह हुआ। भाई, तलत ने क्या करना है, वो भी गाहे बगाहे उसका कार्य अजीम में अपना हिस्सा डालती है।
जब दिल चाहता है मारती है इसको। यावर ने सर हवा में मारते हुए तलत के बारे में असफंद को आगाह दी थी। जी भाई, तलत ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए ठीक सी आवाज में पूछा था। ऊंची सी कमीज शलवार में खुले बाल छोड़े, जदीद से फैशन से लैस 20 साल तलत हैरत से कमरे के गर्म माहौल को देखते हुए अंदर दाखिल हुई थी। रूबी भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई थी। तलत, तुम भी दरान को मारती हो? अफसोस हुआ मुझे ये जानकर। मतलब यहाँ इस घर में अनपढ़ और पढ़े लिखे सब बराबर हैं? असफन ने तासुब से आंखें फैलाई थी। भाई, मैं कब मारती हूँ दरान को? तलत साफ मुकरते हुए अब यावर को घूर रही थी। यावर से तो उसकी एक पल के लिए नहीं बनती थी। झूठ मत बोलो, तुम याद करो वो परसों कैसे मार रही थी तुम इसे? यावर ने कमर पर हाथ रखे सर को हिलाते हुए उसे याद दहानी करवाई थी, जो मुकम्मल तौर पर भूल के खड़ी थी। वो उस दिन तो उसने मेरे इतनी महंगी क्रीम सारी अपनी टांगों पर लगाकर जाया कर दी थी, तो मैंने थोड़ी सी सजा दी थी इसको बस। तलत ने असफंद की तरफ देखते हुए बेचारगी से अपनी सफाई दी थी। थोड़ी सी सजा? ओह मेरे खुदा खुदा, किस कदर झूठी है ये लड़की। भाई, इसने पता है क्या हरकत की थी? दरान को बालों से पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ मार रही थी। यावर ने उसके झूठ पर अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। भाई, मैं हल्की हल्की चपत लगा रही थी, मैं सिर्फ डरा रही थी इसे। जोर से कब मार रही थी? तलत ने फिर से सफाई दी थी। हाँ, थप्पड़ की आवाज मुझे ऐसे ही लाउंज में सुनाई दे गई थी। यावर ने चीखते हुए उसकी आंखों में आंखें डाली थी। तलत, तुमसे ये तवक्का नहीं थी मुझे। कम से कम तुम तो दरान का देखभाल कर सकती हो ना? असफन ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा था। भाई, मैं कहाँ कर सकती हूँ? कॉलेज से आती हूँ तो इतनी थकी हुई होती हूँ, और शाम को असमत बाजी और भाभी ने सारे काम मेरे सर पर डाल दिए हैं। तलत ने नाक भींचे उसे जिम्मेदारी से हाथ खड़े किए थे। तलत के सफेद झूठ पर रूबी का मुंह पूरा खुल गया, जो अभी तक भाई और बहन की लड़ाई में दिल ही दिल हंस रही थी, तुनक कर आगे हुई थी। बस करो तलत, तुम तो कॉलेज से आकर कमरे में ही ऐसी बंद होती हो कि पूछो मत। काम तो फिर दूर की बात है। रूबी ने हाथ नचाते हुए उसे आईना दिखाया था। चुप करो तुम लोग, खुदा का वास्ता चुप करो। असमन ने झुंझलाकर दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। रूबी और तलत ने जबरदस्ती लब भींचे और सांस अंदर खींचते हुए जब से सीधी हुई थी। तलत, कल से तुम घर के कोई काम नहीं करोगी, तुम दरान को संभालोगी सिर्फ। असफन ने अंगुश्ते उंगली तान कर हुक्म सादर किया था। भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत शरारती है। तलत ने खश्मगीन निगाहों से दरान को घूरते हुए साफ इनकार किया था। बच्चे शरारती ही होते हैं, वो बच्चे हैं, सिर्फ 3 साल का है, अभी ना समझ है। असफन ने हैरत से परेशानी पर उफ़की शिकन उभारी। ये बात इनकी मोटी अकलों में जाए तब ना। भाई, आपको जो करना है करें, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैं दरान को लीगली तौर पर गोद लूंगा। यावर की सुई वहीं अटकी थी। वो डटा हुआ था अपने फैसले पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मेड रख लेते हैं मिलकर दारान के लिए। असफन ने अगला हल पेश किया था। रूबी का मुंह खुल गया था, आंखें और लब एक साथ सिकुड़ती वो असफन की तरफ बढ़ी थी। वाह, बहुत खूब, कहीं इतनी ही कोई लॉटरी निकल आई है तो बीवी के काम के लिए रख दें मेड। ये नवाबजादा बहुत ही अजीज है आपको, जो इसके लिए रखेंगे? रूबी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यावर ने कमर पर धरे हाथ अफसोस से हवा में उठाए थे। दस्तगीर बेगम आहिस्ता आहिस्ता चलती छड़ी के सहारे कमरे के दरवाजे में आई थी। वो कब से लॉन्च की पलंग पर करवटें बदल रही थी, लेकिन कमरे का शोर कहाँ सोने दे रहा था। इन सब में फ़कत असमत नहीं थी, क्योंकि वो रात को फायका को लेकर ऊपर चली जाती थी। असफी, मैं कह देती हूँ, पहले फुर्सत में बच्चे को सुन्नत पूरी करवाओ। पहले इस अंग्रेज बुढ़ी को तो इस्लाम का कुछ पता नहीं था। तुम लोगों को तो पता है, पलीत कहीं का, कभी किसी बर्तन का छूता है, कभी कहाँ। दस्तगीर बेगम 1-1.5 साल से वही राग था और आज भी वो इसी बात को दोहरा रही थी। दरान जब इस घर में आया था 1.5 साल का था। आजकल करते वो 3 साल का होने को आया था, मगर वक्त नहीं मिला कि किसी को। यावर पढ़ाई के लिए पंजाब में था। दस्तगीर बेगम के अपने ही मसाइल थे। एक तो उन्हें दरान अंग्रेज माँ का बेटा होने की वजह से खलता रहता था, ऊपर से उनको दरान के नवीन का खून होने पर भी शक था। यावर उसे ले जाते ही आज डॉक्टर के पास। असफन ने दरान को बालों में हाथ फेरते हुए यावर की तरफ देखा था। वो मैं कर लूँगा भाई, बेफिक्र रहे, मैंने इसकी देखभाल के लिए छुट्टी ली है ऑफिस से। यावर ने तसल्ली दिलाई थी। ठीक है, और तुम इसे गोद नहीं ले रहे हो, हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के बाद किसी ने भी दरान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असफर ने गर्दन घुमाकर सबको घूरते हुए तनबिया किया था। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मगर जानते थे यहाँ उस पर अमल मुश्किल था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कमरे से जाने लगे थे। असफंद मलिक ने दारान को बेड पर उठाया और एक तरफ लगे पलंग पर बुरहान के साथ लेटा दिया था और एक नेकर में मलबूस, फूले से गालों, सफ़ेद रंगत और गहरी आंखों वाला दारान मलिक रोज़ अपनी ज़िंदगी के बदलते फैसलों से बेखबर सो रहा था। सुबह उठते ही उसको काम ही इतने होते थे। वो बोलता कम और खाता ज़्यादा था। वो हर वक्त किसी न किसी खोज में रहने वाला और मारपीट करने वाला बच्चा था। वो कितनी देर तक खामोश यकटक सोच में डूबे रहने वाला बच्चा था। किसी को देखता तो गहरी निगाहों से देखता था और टिकटिकी बांधे देखते ही जाता था। किचन से निकलो तो लाउंज में पड़ी अलमारी के दराजों में सर घुसाया हुआ होता था। वहाँ से हटाओ तो बुरहान को नीचे लिटाए है उसके मुंह पर पंच मार रहा होता था। बुरहान को बचाओ तो फायका के बाल खींच देता था, शैतान कहीं का। वैसे तो वो मुसाए, असफंद और यावर मलिक के हाउस में सबका नापसंदीदा फर्द था, मगर रूबी की नफरत उसके लिए इसलिए भी अजीब थी कि वो अक्सर रात को पलंग पर से उठकर असफंद मलिक और उसके दरमियान में लेट जाता था। उसे इस बात से बेहद कोफ्त होती थी। ये हरकत अपने बच्चों की तो कोई भी माँ बआसानी बर्दाश्त कर लेती है, मगर दारान की ये हरकत रूबी को तन बदन जला देती थी। जैसे ही पार्क के गेट से अंदर कदम रखी, वो जुवत की तलाश में निगाहें दौड़ाए हुए तो आंखों के सामने के मंजर को देखकर फट के बाहर आई थी। हल्के नीले रंग के लंबे फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पर दुपट्टा गले में स्कार्फ सूरत डाले, वो पूरा मुंह खोल ले साकन सी खड़ी थी। शाम हुए काफ़ी देर हो गई थी। मरियम के कहने पर वो जुवत को लेने नीचे आई थी, मगर यहाँ जुवत को दो बड़े लड़कों के साथ गेम खेलता देखकर उसकी सांस अटक गई। दोनों लड़के बुरी तरह जुवत को मार रहे थे। वो उससे उम्र में बड़े थे, इसीलिए जुवत की उनको मारने की हर कोशिश नाकाम थी। अरे अरे छोड़ो, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? हाथ खड़ा किए वो दूर से ही ऊंची आवाज में चीखती और तकरीबन भागती हुई आगे बढ़ी थी। सामने लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही थी। लड़कों ने उसे ना तो देखा और ना ही सुना था। जो ही तेज तेज भागती अपने और उनके दरमियान का फासला खत्म कर रही थी और निगाहें बिल्कुल सामने जुवत पर कुछ यूं टिकी थी कि दाएं बाएं का कोई होश ही नहीं था। इन दोनों में से एक लड़के ने जुवत को गिरेबान थामकर उसे जोर से जमीन पर पटका। जोई की दिल खराश चीख उभरी थी। छोड़ो इसे, शर्म नहीं आती? तुमसे छोटा है वो फटी आवाज में चीखती हुई भाग रही थी। इससे पहले कि वो वहां पहुंचकर उन लड़कों को चुबटती, अचानक से वो एक तरफ से नामुदार हुआ। नीली पुरानी सी जीन्स और ग्रे टी शर्ट में मलबूस और एक सेकंड के 12वें हिस्से में पता नहीं कैसे इतनी तेजी से उन लड़कों को पंच और टांगे मारी कि दोनों लड़के जुवत को मार रहे थे अब जमीन पर अपने चेहरे और पीठ पकड़े लोटपोट हो रहे थे। जोई इसकी पुष्ट से ही उसे पहचान गई थी। वो वही बहरा लड़का था। जमीन पर लेटे लड़कों ने उठकर मज़ाहमत करने के बजाय पार्क से गेटों की तरफ दौड़ लगा दी थी। दोनों की आंखों में इस लड़के के लिए खौफ था जो वो अब कपड़े झाड़ता और गिरेबान दुरुस्त करता बड़े जाम में मुस्कुरा रहा था। और फिर वो पलटा जिसने एक पल में दोनों लड़कों को जमीन बोझ कर दिया था। इतनी जल्दी उसने ऐसा कैसे पंच मारा था कि दोनों हट्टे कट्टे लड़के जो जुवत को दबोच कर खड़े थे एक साथ जमीन पर गिरे थे। वो अभी इस हैरत से बाहर नहीं आई थी कि अगला धमाका तो उसे दंग कर गया था। शुक्रिया दारान भाई, जुवत मुस्कुराता हुआ उस लड़के से कह रहा था और लब पीछे उससे हाथ मिला रहा था। क्या ये सुन सकता है? हैरत का शदीद तरीन झटका आंखों में बिना झपके वो सामने जुवत के साथ खड़े उस लड़के को देख रही थी। वो पलटा और शर्ट के बाजू दुरुस्त करता हुआ जुवत के करीब हुआ। वही चेहरा जो उसके हुलिये से किसी तरह भी मेल नहीं खाता था, वैसे भी बूढ़े सीधे बिखरे बाल, उदास आंखें। और फिर वो बोला, क्या हुआ था? उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी शख्सियत से मेल खाती, भारी, रोबदार, बेजार, खारे पानी जैसी खुदरी। वो जुवत से लड़कों के मारने की वजह पूछ रहा था और वो उसकी आवाज़ की बाज़गश्त में जकड़ी शिद्दत से खड़ी थी। भाई, हमें खेलने नहीं देते ये लड़के, यहाँ कहते हैं वो कोने में जाओ, ज़्यादा जगह हम लेंगे। मुझे आज गुस्सा आ गया, मैं झगड़ पड़ा उनके साथ। जुवत ने अपने झगड़े की वजह बता रहा था। दोबारा कुछ कहें तो मुझे बताना, उसने जुवत के कंधों पर हाथ रखकर बड़े वसूख से कहा था। जुवत ने मुस्कुराकर खुशी से सर हिलाया और वो आगे बढ़ा और जोवी से बेनियाज उसके करीब से सर झुकाया गुजर गया था, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। पल समेट कर सुस्त रवि से चलने लगे जैसा एहसास था। जोई हल्का सा मुंह खोले उसके चेहरे और पत्थर जैसी गहरी आंखों को देख रही थी, मगर वो गुजर गया। जुवत ने करीब आकर उसे हिलाया तो जैसे वो मुजस्सम से महरक हुई थी। ये सुन सकता है क्या?
अपनी ही आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। हाँ, तो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। वैसे इसको बोलना पसंद नहीं, ज़्यादा मारता है बस। आपको क्या हुआ है? ये अनु भाई का दोस्त है, फाइटिंग देखी है इसकी स्कूल में भी। ऐसे ही पकड़कर पटक देता है लड़कों को। ये पंच मारता है मुंह पर, दांत तोड़ देता है। जो वो तो खुश जोश से हाथ के इशारे बनाते हुए चहक चहक कर उस लड़के के खूबियाँ बता रहा था। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस नावल्स के आगे वाले पार्ट मिलते रहें। अब वो खोई खोई उसकी पुश्त को तक रही थी जो पार्क के गेट से बाहर निकल रहा था। उनसे स्कूल में सब डरते थे। एक दफ़ा प्रिंसिपल के बेटे तक की धुलाई कर दी थी। ओहो, क्या मारा था! बाप रे, सर ही फोड़ डाला था। जो वो तो उसका बहुत बड़ा मदा लग रहा था। जोई पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। वो जैसे बहुत मजलूम, बहुत कमज़ोर और दुखी तस्वुर कर रही थी, वो तो कुछ और ही निकला था। ऐसा है क्या? वहशी सा खोए हुए लहजे में सवाल किया था। वो अब यूं ही लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ बहुत दूर जा चुका था, निगाहों से ओझल हो रहा था। वहशी सा क्या मतलब? आपा, फाइटर कहो फाइटर। पूरे स्कूल में सब भाई बोलते हैं इनको। जोवुत ने उसकी वहशी कहने पर खफगी से उसकी बहादुरी को मजीद वजाहत दी थी। क्यों, तो फिर गुंडा है क्या कोई? जोई ने फिर से भवें सुकेड़कर सवाल किया। अंदाज वही था। सरासमगी की हालत में जोवुत के हम कदम उसका हाथ थामे इमारत के जीने पर चढ़ रही थी। अरे नहीं तो गुंडा क्यों, चैंपियन है। जोवुत ने हाथ चलाते हुए फिर से जोश में जवाब दिया था। और फिर बेसाख्ता वो जोवुत से वो सवाल पूछ बैठी थी जो शायद दिमाग ने परख कर जबान तक नहीं पहुंचाया था। मुस्लिम है क्या? सांस अटकी, पल थमा, कान समाअत के लिए खड़े हुए थे। हाँ, मुसलमान है। ना जाने क्यों पर जोवुत के जवाब पर दिल बुझ गया था, ऐसे जैसे कोई फांस अटक जाए सीने में और बोझ सा महसूस हो। हालांकि इससे पहले उसे अंदाजा था कि वो मुस्लिम ही है, मगर फिर भी ना जाने क्यों इस पल दिल ने बेताबी से उसकी ख्वाहिश की थी कि वो काश मुस्लिम ना हो। जोवित फ्लैट का दरवाज़ा खोल चुका था और अंदर भी जा चुका था, जबकि वो बुझे दिल के साथ कदम उठाते हुए अंदर आई थी। मरियम कुछ पूछ रही थी, इससे वो खाली जहन वहां से गुजर गई। जोवुत के फिर से क्लास हो रही थी, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यूं ही एक ट्रांस किसी कैफियत में वो वॉशरूम में घुस गई थी। वॉश बेसिन का नल चलाया, मुंह पर छपक छपक पानी के छींटे मार कर वो फिर भी पास से गुजर रहा था। बार बार पास से गुजर रहा था। उसने रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धो डाला, आंखें खोलकर उसमें पानी के छींटे मारे, मगर वो फिर भी पास से गुजर रहा था। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? वो खौफ से सामने लगे शीशे में खुद को देख रही थी। गहरी रंगत, आम से नुकोश, चेहरे पर अनगिनत मुहासे और उनके दाग, घुंघराले व बेरौनक बाल। हाँ, तो उसका यूं बेनियाजी से गुजर जाना बनता था। मुझ में ऐसा है भी क्या? वो क्यों पहचानता कि मैंने उसे एक दफ़ा अनु के घर ना होने का बताया था। एक दफ़ा सीढ़ियों पर टकराए थे, दुपट्टे के पल्लू से चेहरा खुशक किया और बाहर आई थी। जोवुत को अब अम्मा से मार पड़ रही थी। वो बेदिली से वहां से गुजरी थी, बालकनी की तरफ बढ़ गई। अकब से सुनैना की हाँक थी, जैसे वो अनसुना कर चुकी थी। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बारी है आज चाय की। शंघाई सिटी होटल की शानदार इमारत का आलीशान कमरा क्या, हॉल कहें तो भी गलत नहीं था। बेशक बेशकीमती फर्नीचर, शीशे की तरह चमकता फर्श और दीवारें कमरे के हुस्न को बढ़ा रही थी। हार्वी प्रोडक्शन ने अपने तमाम अमले को शंघाई में शूटिंग के दौरान एसी होटल में रिहाइश दी थी। गरान और कार्ला का कमरा लग्जरीज रूम्स में आता था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और आज दिन की शूटिंग के बाद वो कुछ देर पहले ही वापस होटल आए थे। अनिल कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। वो रात को सोने के लिए बस अलग कमरे में जाता था। उसके बिल्कुल बराबर में दरान पिछले 2 घंटे से भवें इकट्ठी किए हुए लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए पता नहीं किसको खोज में मुँह था। शूटिंग से वापस आते ही वो ढीले से ट्राउजर और हल्की फुल्की सी टी शर्ट को जेबतन कर चुका था। अब वो लैपटॉप को गोद में रखे बैठा थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखों को सुकेड़कर लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था और कभी बालों में हाथ फेरकर माथे पर आए बाल पीछे कर रहा था। वाह, मंगव्यू होटल में डिनर, वही 1 नाइट स्टे। हार्वी प्रोडक्शन तो कमाल है भाई। अनिल ने हाथ हवा में उठाए और लबों को सताइशी बाहर निकालते हुए तौसीफी कलमात कहे थे।
हार्वी प्रोडक्शन अपनी गोल्डन जुबली पर एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम कर रही थी, जो कि वो अभी अपने मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग पर थे। इसीलिए उन्होंने ये पार्टी भी शंघाई के सबसे महंगे तरीन होटल में रखी थी। और ना सिर्फ ये था, बल्कि अपने पूरे अमले को वहाँ एक रात की रिहाइश भी देने जा रहे थे। अनिल तो हार्वी प्रोडक्शन के इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले एहतमाम पर खुशगवार हैरत जाहिर कर रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स दारान माथे पर बल डाले लैपटॉप पर पता नहीं क्या करने में मसरूफ था। अनिल, जो मशरूब से लुत्फानंदोज होते हुए हार्वी प्रोडक्शन की शान में कसीदे पढ़ रहा था, अचानक उसे दारान के अंदाज पर खटका हुआ था। एकदम से चेहरे पर संजीदगी ऊद आई और खिसक कर आगे हुआ। गर्दन मोड़े तशवीश से उसे घूरा, जो अब दोनों हाथों को आपस में मिलाए अपने लबों पर रखे स्क्रीन को घूरते हुए किसी गहरी सोच में गर्क था। क्या सोचे जा रहा है? सब ठीक है ना? क्या हार्वी की सोच? अनिल ने सवालिया निगाहों उस पर गाड़ी थी, अपनी बात को अधूरे छोड़ा था। वो ऐसा बेचैन तभी होता था जब वो किसी की सोच पढ़ लेता था, और अब भी शायद कुछ देर पहले जो वो लोग शूटिंग के बाद हार्वी से मिले थे और दरान हार्वी को गौर से सिर्फ देखे जा रहा था, वो यही वजह थी। बहुत बुरा फंसाने का सोच रहे हैं। दरान की आवाज़ गूंजी थी, मुतवाज़न बेफिक्र लहजा। दरान ने गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद किया था, एक तरफ रखा और सिगरेट केस उठाया, जबकि अनिल के हर बार की तरह छक्के छूट गए थे। मतलब, क्या सर्च कर रहे थे तुम तब से? क्या सोचे बैठे हैं वो लोग? अनिल ने उलझ कर सवाल किया था। दिमाग साए साए करने लगा और 180 की रफ्तार से दौड़ते हुए बहुत से लम्हे जहन के पर्दों पर तेजी से औलाक की तरह पलटे खाने लगे थे। ये मुझे क्या पता क्या करने वाले हैं, पर कुछ बहुत बुरा। दरान ने लबों में सिगरेट फंसाई, कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा था। किसके साथ बुरा? अनिल ने अब की बार घूर कर उसकी तरफ देखा था। मेरे साथ और किसके साथ? इमेज बिल्डिंग गिराने का सोच रहे हैं, जहाँ तक मुझे शक है। खफीफ सी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट सजाए अपना शक जाहिर किया था। अनिल की पेशानी पर शकन मजीद बढ़ गई थी और चेहरे पर अब गुस्सा था, जबकि वो अब मुकम्मल तौर पर मुतमईन सिगरेट के कश ले रहा था। हार्वी प्रोडक्शन की गोल्डन जुबली की तारीख पार्टी की तारीख से बहुत दूर है। फिर क्या वजह है कि वो ये पार्टी इतनी जल्दी यहाँ चाइना में मेरी ही फिल्म के दौरान रख रहे हैं? ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, वसूख से कहा गया था। ओह, आई सी। मैं भी कहूँ कि वो हार्वी तो बड़ा ही लग्जरी एहतमाम कर रहा है, और दरान को स्पेशल प्रोटोकॉल। क्या बात है, अनिल ने पुरसोच लहजे में कहते हुए थोड़ी सहलाई थी। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। अनिल ने सर झटक कर फैसला सुनाया था और एक झटके से अपनी पुश्त को सोफे से जोड़ा और कान अगली बात की समाअत के लिए खड़े किए थे। जाएंगे, पूरी इत्मीनान आवाज़ उभरी थी। अनिल ने लब भींचे, जानता था वो यही करेगा। हर बार की तरह घूर कर देखा, फिर वहाँ कोई असर नहीं था। दरान हर दफ़ा की तरह बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो ये रिस्क है, हमें लेना नहीं है। भाई, पाकिस्तान या बेवरली हिल्स नहीं है, हम चाइना में बैठे हैं। अनिल ने सख्त और दो टूक लहजे में मना किया था। ये पाकिस्तान या बेवरली हिल्स नहीं है, पर मैं दरान ही हूँ। वही तमानत भरा पुरसुकून लहजा। टांगों को क्रॉस शक्ल दी और सिगरेट को एश ट्रे के किनारे पर टकराया। आंखों में वही सकूत तारी था। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, अनिल ने जिद्दी बांध दी थी। मैं भी जाऊंगा और तुम भी, अब बस चुप। उंगशते उंगली लबों पर टिकाकर ढीठपन का भरपूर मुजाहिरा किया था। ढीठपन तो उसकी रगवा पे में कूट कूट कर भरा था। यार दारान, पता नहीं क्या गेम करने वाले होंगे वो लोग, अनिल ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा था। यही तो देखना है कि क्या गेम करने वाले हैं वो लोग। बिला की दिलचस्पी थी। वो अब खिलाड़ी हो चुका था इस चीज़ के साथ। सोच पड़ना और फिर उस परखना कि वो कहाँ तक सच्चा था। उसकी आंखों की पुतलियां अब सुकड़ रही थी। एक गहरी निगाह अनिल पर डाली, जो अब परेशान हाल पेशानी को सहला रहा था। अब तुम ये सोचना बंद करो कि तुम किस तरह मुझे वहां जाने से रोक सकोगे। कह कहा था, एक जानदार कह कहा, मगर खोखला कह कहा, बेरौनक बोझल कह कहा। अनिल ने चौंक कर देखा। आज कितने अरसे बाद वो कहका लगा रहा था। अनिल अब भवें उचकाए खफगी से घूर रहा था। उसके कहकहे में कितने शिकवे छुपे थे, ये सिर्फ वो जानता था। दरान का और उसका साथ आज का नहीं था। पूरी दुनिया में एक वाहिद वो था जो जानता था वो मामूली नहीं है, वो बहुत ही खास है, बहुत। निगाह उठाए उसकी तरफ देखा, जो अब ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले सामने पूरी दीवार में नस्ब खिड़की की तरफ जा रहा था।
सामने हिंगपो में रोशन कश्तियाँ उसके ज़ाहिरी इत्मीनान जैसी चल रही थीं, लेकिन अंदर कैसा तूफान था वो जानता था। उसके पीछे बैठा उसके परछाई जैसा दोस्त सूरज सुरमई और नारंगी रोशनी की चादर में लिपटा गुरूब हो रहा था। सारे दिन की अनथक पलक झपकने बिना जिम्मेदारी निभाने के बाद अब थका मांदा सा आंखें मूंदता सूरज दुनिया को मलगीजे अंधेरे में गर्क कर रहा था। सूरज के गुरूब होते ही चीन के शहर शंघाई और उसके मुज़फ़्फ़ात में बुलंद व बांग इमारतें रोशनियों में नहा गई थीं। मगर उसी शहर में ये एक जगह ऐसी थी जहाँ न सूरज निकलने का पता चलता था और न गुरूब होने का। बस जब सफ़ेद बत्तियाँ सुर्ख बत्तियों में बदलती होती तो रात हो जाती थी, और जब फिर से सफ़ेद में तब्दील होती तो सुबह हो जाती थी। जिंदा इंसानों के इस कब्रिस्तान में आज उसका दूसरा दिन था, और यहाँ का हर पल एक सदी पर मोहित महसूस होता था। लड़कियों की आवाज़ों की भनभनाहट के साथ कभी दर्दनाक चीखें और कोड़े मारने की आवाज़ें उभरने लगती थीं। जैसे ही किसी को मारने की आवाज़ें उभरती तो उस लड़की की दिल खराश चीखें इस बंद कब्रों के दरमियान राहदारी में गूंजने लगती थीं, और बाकी सब जिंदा लाशें अपने सर घुटनों में देकर कानों में उंगलियां घुसा लेती थीं। तमन्ना ने उसे बताया कि जब कोई लड़की जिद करती है और किसी क्लाइंट को खुश नहीं कर पाती, फिर उसको यूं ही कोड़ों से मार पड़ती है। आज दूसरे दिन अब ये वो वक्त था जब खामोशी फैलना शुरू हो चुकी थी। अगर आपको नावल अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस नावल का आने वाला नेक्स्ट पार्ट की अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज उसी जगह से फिर से शाम हो गई थी। रोज़ रात को नींद की वादी में जाने से पहले वो ये सोचती थी जब आँख खुलेगी वो यहाँ नहीं होगी। जोई पलंग पर टांगे टिकाए हुए हाथों को गोद में धरे बैठी थी। वो तकरीबन सुबह से 1000 बार सलाखों से पलंग और पलंग से सलाखों तक का चक्कर लगा चुकी थी। कमरे के एक कोने में बोसीदा सी चादर पर तमन्ना फर्श पर सजदा किए सर और नाक को फर्श से जोड़े हुए थी। जोई उससे कल से जांच रही थी कि वो दिन में 5 दफ़ा यूं माथे और नाक को फर्श से जोड़कर सजदा रेज होती है। यहाँ वक्त की जांच के लिए किसी किस्म की कोई घड़ी मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो अंदाजे के मुताबिक वुज़ू करती और फिर अपने पलंग के गद्दे के नीचे से छोटा सा साफ कपड़ा निकालकर फर्श पर बिछाती और नमाज अदा करने लगती थी। और आज भी वो चौथी दफ़ा यही अमल दोहरा रही थी। जोई ने गहरी सांस खारिज की और रुख मोड़ते बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो दोनों एक ही पलंग पर लेटी मुँह गुफ्तगू थी। यहाँ बातें करने और रोने के अलावा कुछ नहीं था करने को। लड़कियों के पास लिबास के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, हत्ता के बालों को बांधने के लिए या लगाने की किसी किस्म की कोई पिन भी नहीं थी। कमरे में पंखे नहीं थे, छत छोटी थी। ऊपरी पलंग पर लेटने वाली अगर अपनी टांगें उठाए तो छत से टकरा सकती थी। कमरे में कोई नोकीली चीज़ या किसी किस्म का कोई आला मौजूद नहीं था जिससे कोई लड़की खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाती या खुदकुशी की कोशिश करती। जोई आंखें उठाए कमरे के चारों एतराफ को बगौर देख रही थी। ये किसी इमारत का तय खाना था जहाँ ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। वो दिमाग में इस कैद से निजात का कोई जरिया खोज रही थी, पर निगाहें उसके कमरे के हर कोने से सर पटक कर मायूस वापस आ रही थी। तमन्ना उसके साथ कल रात बहुत देर तक बातें करती रही थी, जिसमें उसने उस जगह को और लोगों के बारे में इकट्ठी की हुई सारी मालूमात से आगाह किया था। रात को जब वो ऊपर अपने पलंग पर, जोई नीचे पलंग पर लेटी, तब भी वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। तमन्ना को यहाँ एक कैद में 2 साल हो चुके थे और इस सारे अरसे में वो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। रात को खुद ब खुद पूरे हॉल की बत्तियां सफ़ेद से सुर्ख रोशनी में तब्दील हो गई थी, और बत्तियों की रोशनी बदलते ही सब लड़कियां अपने बिस्तर पर लेटने लग गई थी। जैसे ही रोशनी सफ़ेद से सुर्ख में तब्दील हुई, जोई का खौफ बढ़ने लगा। उसकी यहाँ आज पहली रात थी और कमरा, उसकी छत व अजीब वहशत ज़्यादा लगने लगी थी। बस तमन्ना की उभरती आवाज़ उसकी ढारस बांधे हुई थी। क्या तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की यहाँ से? बातों के दौरान ही उसने तमन्ना से सवाल किया था। सवाल करने के बाद वो अब अपने ऊपर मौजूद उसके पलंग के नीचे हिस्से को घूर रही थी। खामोशी वक्त के कुछ पल निकल चुकी थी, मगर जब तमन्ना की दिलगीर आवाज़ उभरी थी, भागते वो हैं जिनके पीछे कोई हो। हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? वैसे तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश भी करती है तो पकड़ी जाती है। इसके बाद या तो मार दी जाती है या फिर तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले दौर से गुजरा जाता है। ऊपरी पलंग पर से चड़चड़ाहट की आवाज़ उभरी और फिर वो नीचे उतरकर जोई के बराबर आकर उसके पलंग पर लेट चुकी थी।
उसके यूं साथ आने पर जोई के बढ़ते खौफ को जैसे एक तस्कीन मिली थी। ये ब्लैक मार्केट है जहां इस वक्त तुम हो। तमन्ना अपनी आवाज़ को हद दर्जा धीमा रखते हुए थी, पतले से तकिए पर, और अब जोई के साथ सर जोड़े हुए वो बोल रही थी। तुम जहाँ थी इससे पहले, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे वहाँ अपने घर में ही प्रोस्टिट्यूशन करवाता, वो सब लोकल था, मगर यहाँ वो तुम्हें ब्लैक सेक्स प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में सेल करके गया है। ओप्स। तमन्ना की बात पर एक लम्हे के लिए सांस रुका था। हल्की सी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। मतलब लिताओ उसे यहाँ बेच गया है और अब वो कभी नहीं आएगा। हम उनके सेक्स वर्कर हैं जिनसे उनका बिजनेस चल रहा है। सिलो प्रेस्टिट्यूट, देखिए तो वही वर्ड हुआ जो अभी ब्रूस कह रहा था। सबसे निचला दर्जा, यहाँ उस दर्जे में ये लड़कियां को सबसे ज़्यादा अजियत में रखते हैं और हमारे अंदर हमारी अना से लेकर नज़ाकत तक सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तशद्दुद से लेकर जिस्म फरोशी तक हर अजियत से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत सी जगहों का ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू हो जाता है, जिसमें अगला दर्जा पोर्नोग्राफी स्ट्रिपिंग से है। ये ज़बरदस्ती पोर्न फिल्में बनाते हैं और डार्क वेबसाइट्स चलाते हैं। तमन्ना से उसे दलदल की तमाम तहों से आगाह कर रही थी और वो दम साधे लेटी थी, क्योंकि उसकी तमाम बातें गले में एक तोप की तरह अपनी गिरफ्त बढ़ा रही थी। उसके बाद एस्कॉर्ट प्रोस्टिट्यूशन है, ये भी उनके हाथ में होती है। इसमें ये लड़की को क्लाइंट के पास भेजते हैं, किसी होटल रूम में या किसी फ्लैट में। जोई ने सुर्ख रोशनी में मजीद आंखें खोली थीं। कुछ रंग बिरंगे से अक्स आंखों के सामने नाच रहे थे और दिमाग में साए साए जैसे जकड़ चलने लगे थे। उसे बढ़तर खनकी अपनी हड्डियों में घुसती हुई महसूस हो रही थी। और जब लड़कियां अपनी जवानी की हुदूद से निकलने लगती हैं और डिमांडिंग नहीं रहती, तब ये लोग उन्हें स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के लिए छोड़ देते हैं। ये उन्हें सिर्फ रिहाइश की जगह देते हैं जिसका किराया और ऊपर के पैसे उन लड़कियों को नहीं अदा करने होते हैं। अब सब उन पर होता है कि वो कैसे कमाएंगी, क्या करेंगी। तब वो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, तब जाकर थोड़ी आज़ादी होती है, मगर तब तक वो इतनी तबाह हो चुकी होती हैं कि और उम्र के इस हिस्से में होती हैं कि बाकी मुआशरा उन्हें आम इंसानों की तरह कबूल नहीं करता है और इनके पास स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता है। दिलगीर लहजा था जिसमें वो अपना और उसका अंजाम बता रही थी। जोई को अपने जिस्म के खड़े होते हुए रोंगटे कीड़ों की रंगने की मांद में एहसास दिला रहे थे। दिल के धड़कने की रफ्तार आने वाले वहशतनाक लम्हात को सोचकर ही बढ़ चुकी थी। यहाँ इस ब्लैक मार्केट में सब लड़कियाँ 22 से नीचे ही हैं और वो अभी सबसे निचले दर्जे में हैं। मतलब हम स्लो सेक्स वर्कर हैं। तौबा है। उनको यहाँ क्लाइंट के पास कम भेजा जाता है। सिर्फ चंद जो स्लेव से एक्सकोर्ट के दर्जे पर जाती हैं उनको क्लाइंट के पास भेजा जाता है। 22 से नीचे वाली तमाम लड़कियों को ये लोग अपनी वेब वीडियोस और सेल के लिए और अज़ा की ट्रांसप्लांट के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारे अज़ा जवान होने की वजह से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। वो तमन्ना को कोई वहशतनाक दास्तान सुनाते हुए महसूस कर रही थी। शायद वो उसे ज़हनी तौर पर आने वाली सारी अज़ियतों के लिए तैयार कर रही थी, ताकि वो यहाँ से भागने के बारे में सोचना छोड़कर इस ज़िंदगी के साथ समझौता कर ले। फिर यहाँ से हर साल बहुत से मुमलाक में कानूनी और गैर कानूनी प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार चलाने वाले बहुत सी लड़कियाँ ख़रीद के अपने मुमलाक में ले जाते हैं। वहाँ तुम लड़कियों को बकरियों की तरह पेश किया जाता है और उनकी बोलियाँ लगाई जाती हैं। वो ये तमाम दिल दहलाने वाली हकीकतों से आगाह करने के बाद खुद तो जाकर सो चुकी थी, लेकिन वो सारी रात इस पलंग पर करवटें बदलती रही थी और अब सुबह से शाम होने तक वो तमन्ना की रात की गई बातों पर सोच कर अपना दिमाग और एसाब शल कर चुकी थी। उसे हरगिज़ यहाँ नहीं रहना था। उसका अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता था? दिमाग आज भी दिल को रद्द करते हुए अपने साथ हुए जाने वाली इस अनहोनी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने ख्यालों में उलझी सामने तमन्ना पर निगाहें गाड़े हुई थी। तमन्ना ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इस सारे दिन में वो इन पाँचों वक्त में तमन्ना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून देखती थी। वो जब वुज़ू के बाद वॉशरूम से वापस आती और अपने स्कार्फ को अपने सर के गिर्द लपेटती, तो उसके इस निखरे से चेहरे को टपकती पानी और चेहरे पर मौजूद तमानियत उसे अंदर से कोचक्के लगाने लगती थी। वो कितनी ही पुरसुकून होकर खुदा के रूबरू जाती है
क्या उसे खुदा से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं? जैसे उसे है बहुत सी शिकायत, बहुत से दुखों और खामियों के शिकवे। वो ये शिकवे पिछले 7 सालों से कर रही थी। तमन्ना दुआ मांगने के बाद अब फर्श पर बिछी चादर को समेट रही थी। वो बिना पलंग झपके उसे देख रही थी। वो अब अपनी उंगली को पोरों को छूकर मुंह में बेआवाज ही कुछ पढ़ रही थी। मुस्तरिब और हैरत ज़दा सी निगाहें उसने तमन्ना पर उठाई, जो उसके पास आकर अब अपने सर पर से स्कार्फ खोल रही थी। तुम्हें खुदा से कोई शिकवा नहीं है? इतनी अजियत सहने के बाद कैसे उसकी इबादत कर लेती हो तुम? जुकाम ज़दा भारी सा लहजे में वो पलके उठाए हुए तमन्ना से अपने जहन में उभरने वाले बेसाख्ता सवाल पूछ बैठी थी। एक पल के लिए तमन्ना के हाथ थमे थे और स्कार्फ हवा में मुंतकिल हुआ था। वो आहिस्ते से पलंग पर विराजमान हुई और अपने दोनों हाथों का दबाव डालते हुए गर्दन झुका दी थी। उस निगाहें अब अपने हाथों पर और जोई की उस पर थी। इस दुनिया में हर कोई अपनी जगह के लिए होता है। हम ना होते तो इस पलंग पर यहाँ कोई और तमन्ना होती। वो जानता है किसी की बर्दाश्त किस जगह के हिसाब से है। उसने हर किसी को उसकी बर्दाश्त के हिसाब से और इस दौर और इस जगह पर रखा है जहाँ होना चाहिए। तमन्ना का ठंडा बर्फ लहजा जोई के तने एसाब पर जैसे फुआर की तरह बरस रहा था। उसकी किस बात का शिकवा करूं कि हम यहाँ क्यों हैं? हमारी जगह कोई और तमन्ना क्यों नहीं है? हम इतने संगदिल नहीं हैं कि यहाँ अपनी जगह अपनी किसी और लड़की के होने का शिकवा करें। उसने यहाँ रखा तो हमारा रिज़्क यहीं का है। उसके लहजे में एक ठहराव था, एक दर्द था, लेकिन हाँ, शिकवा कहीं नहीं था। खुदकुशी हराम है, मौत की दुआ कुफ्र है, मगर यहाँ से निजात सिर्फ मौत है। इसीलिए हम दुआ में निजात मांगते हैं। बेशक ईमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हम इस आसानी के इंतज़ार में हैं। उसने झुकी गर्दन उठाई और जोई की तरफ देखा था। जिस्म नापाक है, रूह और दिल नहीं, और जिस्म की क्या वो औकात, वो तो यही मिट्टी में घुल कर सड़ जाएगा। उसके पास तो रूह जाएगी जिसे झंझोड़ कर नोच कर भी ये दरिंदे नापाक नहीं कर सकते। हम वज़ू करते हैं तो अपनी आंखों से ये तसव्वुर करते हैं कि सब नखस और नापाक की धुल कर बह गई है, और अपने हाथों को देख रही थी। बेहंगाम शोर उठा था। सलाखों के आगे डब्बे फेंके जा रहे थे। लड़कियां भाग भाग कर दरवाजों की तरफ जा रही थी। तमन्ना भी अपनी जगह से उठ चुकी थी। जोई ने दम बखुद उसकी तरफ देखा, जो अब खाना उठाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। शंघाई एपी मार्केट रात के अंधेरे में दिन जैसा समा लिए हुई थी। तेज रोशनियों में नहाया हुआ बाजार, सफ़ेद फर्श पर चमचमाती हुई दुकानों से लैस था। यहाँ मुख्तलिफ सामान की दुकानें बाजार की घूमती राहदारियों की दाएं और बाएं दोनों अतराफ में मौजूद थी। लोग दुकानों के बीच की राहदारियों में गुजरते, बातों में मुँह थे और कुछ दुकानों के अंदर खरीदा व फरोख्त कर रहे थे। अनगिनत लोगों के बीच दरान गिरे रंग के गरम कोट में नीचे से सफ़ेद ड्रेस शर्ट और सिया पैंट पहने मुख्तलिफ दुकानों में निगाहें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा था। शर्ट के सामने के 2 बटन खुले थे और कोट के आस्तीन के नीचे पाटक फ्लैपी उसके तेज डग भरने की वजह से कलाई पर झूल रही थी। अनिल भी सिया कोट पैंट के नीचे नीली ड्रेस शर्ट पहने मुस्तरिब से चेहरे के साथ उसके पीछे खुद को लोगों के टकराने से बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। आज शूटिंग के लिए पैकअप के बाद दरान होटल जाने के बजाय ही इसे सीधा यहाँ ले आया था। गाड़ी में भी अनिल ने बार बार पूछने पर वो खामोश रहा था, और अब भी यही हाल था, बिल्कुल खामोश। गर्दन को दाएं बाएं घुमाता, आईब्रो उचकाए वो किसी मखसूस दुकान की तलाश में था। दरान, कौन सी शॉप की तलाश है? अनिल ने पूरी सांस के साथ पूछा था। वो बामुश्किल खुद को सामने आती लड़कियों से होती टक्कर से बचा सका था, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो तेजी से चलते दरान और यहाँ आने की वजह जानने पर मरकूज थी। लड़कियां अनिल की बदहवासी पर मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थीं और पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थीं, जबकि दारान अब भी बाजार की राहदारी में मतलाशी निगाहों घुमाए हुए आगे बढ़ रहा था। 5 से 10 मिनट की तलाश के बाद वो अपने कदम एक दुकान के सामने रोक चुका था। अनिल के जहन में कल शाम की सारी गुफ्तगू थी, मगर अब दारान ऐसा क्या करने वाला था, ये बात उसे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। दुकान इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आलात की थी। दारान ने 1 सेकंड के लिए कदम मंजमंद किए और फिर दुकान में दाखिल हुआ। अनिल ने किसी रोबोट की तरह उसके पीछे ही कदम बढ़ा दिए थे। वो अब दुकान के काउंटर के सामने गर्दन उठाए खड़ा था, जहां काउंटर के पीछे खड़ा लड़का अब सवालिया अंदाज में दरान की तरफ देख रहा था। दरान ने कमर पर हाथ रखे एक उचटती निगाह पूरी दुकान पर डाली और फिर कोहनी को काउंटर पर टिकाते हुए आगे हुआ था। स्पाई खुफिया माइक्रो डिजिटल माइक चाहिए,
भारी सपाट आवाज़ गूंजी थी। दुकानदार ने एक लम्हे के लिए उसकी बात समझने के अंदाज में लबों भींचे और फिर सर हिलाकर पीछे मुड़ा, जहां पूरी दीवार में नस्ब अलमारी में अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक आलात के डिब्बे पड़े हुए थे। अनिल ने भी सरसरी दुकान पर निगाह घुमाई थी और फिर से रास्ते से दरान के करीब हुआ था। वो अब घड़ी पर वक्त देख रहा था। दरान, क्या करने वाले हो? बेचैनी से उसके कान के करीब होकर सरगोशी की थी। जवाब नदारत। वो बेतासुर चेहरा लिए दुकानदार के हाथों पर निगाहें मरकूज किए हुए था, जो डिब्बे निकाल रहा था। अनिल उलझकर आगे हुआ, उसके बराबर में काउंटर पर कोने टिकाए और उसकी निगाहों के ताक़ुब में निगाहें सामने जमाए, जहां दुकानदार अब कुछ डिब्बे पकड़े काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। दरान, हमें इस सब में नहीं पड़ना है और न ही हम मंगोलिया जा रहे हैं। परसों डेट्स इट। ओके। अनिल का लहजा दो टूक था। दरान ने लापरवाही से बरतते हुए दुकानदार की तरफ मुकम्मल तवज्जो मरकूज की थी। कोहनी काउंटर पर से उठाई और सीधा हुआ था। दुकानदार दरान को डिब्बों में से निकाल कर मुख्तलिफ माइक्रो माइक दिखा रहा था। चिप नुमा माइक पर अनिल ने उसकी बातों में हाथ में पकड़ी छोटी सी चिप निगाहें हटाई, जिसमें वो कभी अपने कोट से चिपका कर और कभी अपने हाथ पर चिपका कर देख रहा था। दरान, हो सकता है तुम्हें कल वाला मामला गलत लग रहा हो। अब तुम मुझे बताओगे तुम क्या करने वाले हो? अनिल ने दांत पीसते हुए फिर से कल वाली बात दोहरा कर सवाल किया था। दरान ने गर्दन मोड़ पुरसुकून हार्वी को हग लहजे में मुख्तसर जवाब दिया था। क्या? अनिल के चेहरे के तासुरात हैरत से ज्यादा दरान की दिमागी हालत पर शुबा करने जैसे थे, जबकि वो उसे मुतमईन अंदाज में दुकानदार से माइक पैक करने को कह रहा था। कल से वो दरान के दिमाग से ये बात मिटाने की कोशिश कर रहा था कि उस दफा वो सोच को भांपने में गलत हो सकता है। भला हार्वी को उस पर ऐसा क्या गर्ज हो सकता है कि वो उसकी इमेज खराब करने के लिए इतना पैसा लगा दे। लेकिन दरान की सोच की सुई जब किसी बात पर अटक जाती थी तो फिर वो यूं ही हो जाता था। अनिल जिच हुआ, जबड़े भींचे और कंधे से पकड़ा करदारान का रुख अपनी तरफ मोड़ा था। तुम्हें ही ऐसा दिमाग, एक तो मैं ये सोचता हूँ कि गॉड ने तुम्हें ही ऐसा दिमाग क्यों दिया है। लहजा उसके चिप पर उलझन का आगामाजिद का था। माइक पैक हो चुका था। दरान ने कार्ड रकम की अदायगी के बाद जेब में रखा था और हाथ उठाए अनिल की हालत से बेनियाजी बरतते हुए उसको चलने को इशारा किया था। अनिल ने खफगी से घूरा और फिर कदम उसके साथ बढ़ा दिए थे, मगर ये क्या वो वापस जाने के बजाय मार्केट में मजीद आगे बढ़ रहा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अनिल ने गहरी सांस लेते हुए आदत से मजबूर होकर फिर सवाल किया था, जबकि जानता था कि वो इस वक्त बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चंद मिनट यूं ही राहदारी में घूमकर फिर वो एक बेकरी के सामने रुका और फिर अंदर कदम बढ़ा दिए थे। अब की बार अनिल कुछ कहे बिना उसके पीछे था। अब कुछ नहीं पूछूंगा इससे। सर को खफगी से झुंझलाहट में जोर से झटका था। वो एक चॉकलेट केक और कुछ सैंडविचेस पैक करवा रहा था, फिर कुछ कैंडीज खरीदी। जैसे ही उसने दुकानदार को कैंडल का कहा, अनिल की सवालिया रग फिर से फड़क गई थी। एक सेकंड, मैं वो अपने और उसके दरमियान का फासला खत्म करता हुआ उसके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था। ये क्या है? अब सब हैरत से हाथ कैंडल की तरफ करते हुए पूछ रहा था। तुम्हारी बर्थडे का सामान पुरसुकून लहजे में जवाब आया था। हैं? अनिल का मुंह पूरा खुल गया था। उसकी बर्थडे कब थी? आज? क्या आज है? एक लम्हे को उस पर पुरएतमाद लहजे की वजह से खुद गड़बड़ा गया था। एक आईब्रो उठाए सोचा था, नहीं तो ये जनवरी है, मेरी बर्थडे तो मार्च में होती है। मेरी भी। दरान, ये क्या चक्कर है? फिर सवाल पर पूछा। अब की बार पेशानी पर शिकने के बेपनाह इजाफा हुआ था। वो सामान के बैग हाथ में पकड़ चुका था। फिर उसकी तरफ देखा जो अब तक हल्का सा मुंह खोले हुए खड़ा था। तुम्हारी बर्थडे आज है और मैं तुम्हें सरप्राइज पार्टी दे रहा हूँ। अभी होटल पहुंचते ही मतवाजिन लहजे में जवाब दिया था और कदम दुकान से बाहर बढ़ा दिए थे। अनिल ने घूर कर उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था और गहरी सांस बाहर उंडेली थी और कदम उसके पीछे ही बढ़ा दिए थे। चूल्हे पर रखी केतली में पानी के अंदर पत्ती जोश खा रही थी और जोई निगाहें उस पर जमाए खड़ी थी। गहरे गुलाबी रंग के पुराने से जोड़े में दुपट्टे को सीने पर फैलाए शेल्फ पर दोनों हथेलियां टिकाए वो ख्यालों में खोई सी खड़ी थी। चूल्हे के नीचे जलती आंच का अक्स दोनों की आंखों की पुतलियों में चमक रहा था। इस दिन मैदान के वाक़े के बाद से वो अजीब कैफियत का शिकार थी। वो जिसे हमदर्दी समझ रही थी वो एहसास कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर जा रही थी।
वो खुद से तंग आ रही थी। उस लड़के का ख्याल उठते बैठते जहन पर सवार रहने लगा था। दरान का एक टकराव अब भी वैसा ही होता था, लेकिन वो अब उसकी तरफ देखने से कतराने लगी थी। कहवा पक चुका था। आँच को हल्का करके वो मुड़ी थी। फ्रिज में से दूध निकालने के बाद बरामदे में आई तो जान की आवाज़ पर फ्रिज को खोलते हाथ लम्हा भर को थम गए थे। लड़की ने इस्लाम कबूल करके मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। गुस्सैली लहजे में वो मरियम से किसी का जिक्र कर रहे थे। जोई के कान में एकदम से खड़े हुए फ्रिज पर हाथ थम गए थे। जान रात का खाना खा रहा था। वो आज बहुत देर से घर आया था और अब वो और मरियम लाउंज में लगी कुर्सियों पर विराजमान थे। खाना सामने लकड़ी की छोटी सी मेज पर रखा हुआ था। जान खाने के बाद चाय लाजमी पीता था। सुनैना सो चुकी थी और जोई अब जान के लिए ही चाय बना रही थी। कौन? मरियम की तशवीशनाक आवाज़ उभरी थी। अपने आशिक भाई की बेटी, और कौन? जान ने निवाला तोड़ते हुए नाक चढ़ाकर गुस्सैले लहजे में जवाब दिया था। जोई ने जल्दी से दूध को बोतल निकाली और फ्रिज को बंद किया। ओ खुदा! तो अब मरियम का हाथ बेसाख्ते ही दिल पर गया था। अब क्या? सर पकड़कर बैठा है आशिक भाई, बेचारा क्या कर सकता है गरीब बंदा। जब जवान बेटियां ही इज्जत का ख्याल न करें तो क्या करें। जान के लहजे में नफरत झलक रही थी। जोई के दिल की धड़कन बेवजह ही तेज हुई। वो तेजी से किचन में दाखिल हुई। कान अब भी बाहर ही लगे हुए थे। सालन और डालो, जान ने रोब से पास बैठी मरियम को हुक्म दिया था। मरियम, जो ख्यालों में गर्क थी, सटपटाकर सीधी हुई और प्याली में सालन और डालने लगी थी। जोई अब दूध केतली में डाल रही थी। जोई और सुनैना कहाँ हैं? जान ने सर झुकाए निवाला तोड़ते हुए अजीब शाकी से लहजे में सवाल किया था। सुनैना सो गई है। जोई चाय बना रही है आपके लिए। मरियम ने फौरन ही मुद्देबाना जवाब दिया था। बच्चों पर ध्यान रखो। थका सा लहजा था। कैसी बातें करते हैं? मेरी जोई और सुनैना ऐसी नहीं है। मरियम ने फौरन इस बात पर खफगी जाहिर की थी। वो ऐसी नहीं है, लेकिन वक्त ऐसा ही है। जोई के इम्तिहानात के बाद उसे बस घर बैठा लो। अब की बार जान का लहजा ज्यादा सख्त था। मरियम ने ये एकदम भवें इकट्ठी की थी। कैसी बातें कर रहे हैं? इसको बहुत शौक है पढ़ने का। मरियम गड़बड़ा कर वजाहत दे गई थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे चाय मेरे कमरे में ले आओ, जान ने कताअत से कहा था। एक झटके से अपनी जगह से उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। जोई के हाथ चाय कप में डालते हुए कांप रहे थे। रात के 1 बजे भी शंघाई के सिटी होटल और उसके मज़ाफ़ात की इमारतों में आंखों को चुंदिया देने वाली जर्द, सफ़ेद और मुख्तलिफ रंग की रोशनियां जलकर उस आखिरी चांद की तारीख के फैलते अंधेरे को मात दे रही थीं। सिटी होटल के 7वीं मंजिल का यह हसीन कमरा भी पूरी तरह रोशन था। क्रिस्टिन डियोर की भीनी सी खुशबू कमरे के हर कोने से उठकर माहौल को मैसरकून बना रही थी। दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद कमरे की खामोशी में लैपटॉप के स्पीकर से उभरती बाज गश्त के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। कमरे में मौजूद हल्के मिस्टर डरंग के लेदर काउच पर दारान और कुछ दूरी पर मौजूद सोफे पर अनिल अपनी समातों को मुकम्मल तौर पर लैपटॉप से उठने वाली बाज़गज़िश पर लगाए हमतने गोश थे। लैपटॉप काउच के बिल्कुल सामने रखे हुई छोटी गोल मेज पर पड़ा था और काउच पर दारांग आगे झुका दोनों बाजू की कोनियों को टांगों पर टिकाए हुए और दाएं हाथ को ठोड़ी के नीचे रखे पुरसोच अंदाज में भवें सुकेड़े लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था। हल्के ग्रे रंग के शर्ट की गिरेबान टाई से आज़ाद था और सामने के 2 बटन खुले थे। शर्ट की आस्तीन कलाई से ऊपर तक मुड़ी हुई थी, जहां कलाई की मजबूत रगें अब लैपटॉप से उठने लगी बाज़गश्त पर 3 तन कर उभर रही थी। वो उसकी जब्त की निशानी थी। उसकी रगें तन जाती थीं और जबड़े एक दूसरे में पेवस्त होकर चेहरे को सख्ती में इजाफा कर देते थे। अनिल की छोटी सरप्राइज बर्थडे पार्टी पर वो हार्वी के कान के पीछे गर्दन पर माइक्रोचिप लगाने में कामयाब हो चुका था, जिसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो गेम खेलने का आदी था। वो दारान मलिक था, जिसके सामने वाले को उसी के अंदाज में जवाब देने की आदत थी। ये नफरत, ये जलन, ये हसद, वो उन सब में बड़ा हुआ था। वो ये सब एहसासात थे जिनमें पनप कर वो उससे बुलंदी पर पहुंचा था। अभी भी हार्वी और ब्रूस के साथ इंडस्ट्री के बहुत से लोग उसकी इस कामयाबी पर कितने किनातोज हैं, वो ये बाखूबी जानता था। ये तलखी, ये रूखापन, ये खाली वीरान कहे और समंदर से गहराई लिए आंखें, ये सब सह कर यहाँ पहुंची थी।
इसीलिए वो उस दिन हार्वी की दावत देने पर ठिठक गया था और अब उसको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था। रात के 1 बजे ब्रूस हार्वी के कमरे में मौजूद था और अब इन दोनों में होने वाली गुफ्तगू बआसानी सुन रहा था। ये मेडिसिन काम करेगी क्या? हार्वी का मुतअज्जिब लहजे में पूछा गया सवाल लैपटॉप पर स्पीकर में साफ सुनाई दे रहा था। यकीनन ब्रूस ने हार्वी को कोई मेडिसिन दिखाई थी जिसके बारे में वो उसे इस्तफसार कर रहा था। ऐसी वैसी अच्छे की बैंड बज जाती है, इससे तो दारांग क्या चीज़ है? ब्रूस ने कहकहा लगा कर कमीनगी से जवाब दिया था। मतलब वो दारान को पार्टी में कोई मेडिसिन खिलाने वाले थे। अनिल ने एक दम से हड़बड़ा कर दारान की तरफ देखा था जो ताहुनूस उसी की तरह सर झुकाए सब सुन रहा था। बस अब हाथ में मजबूत उंगलियां थोड़ी सहला रही थी। कैसे देंगे ये दारान को? हार्वी अब ब्रूस से अगला सवाल पूछ रहा था। उसकी फेवरेट मशरूब में मिलाकर। सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं ना जनाब? दी दारांग। Sign the power, taunt the enemies, never ever drink the whiskey, wine and rum। दारांग ताकत का निशान, दुश्मनों को फाड़ देने वाला, कभी भी विस्की, वाइन या रम नहीं पीता। ब्रूस का लहजा मिस्र के लिए हुआ था। वो अपनी ही बात के बाद खुद ही लुत्फानंदोज होता कहके लगा रहा था। हार्वी ने हुंकारा भरा। देखते हैं कि तुम्हारी ये मेडिसिन दारांग की क्या हालत करती है, हार्वी ने पुरसोच लहजे में कहा था। ये सुनकर कर्नल की नाक अब गुस्से से फूल रही थी, जबकि दारान उसी हालत में टिकटिकी बांधे बैठा हुआ था। अलबत्ता चेहरे के सपाटपन अब मजीद बढ़ गया था। ये मेडिसिन खाई हुई और फिर साथ में लीसा जैसी तबाही हो, परेशान नहीं हो। दारांग दी पावर की दुर्गत बनने जा रही। ब्रूस चहक रहा था। तबाही, वो भी लीसा जैसी? लीसा का ही कहा ना शियोन को। हार्वी ने मतजस्सिस से लहजे में बात पर जोर देते हुए पूछा था। हाँ, सब सेट हो चुका है, सब फाइनल है। लीसा वक्त पर मैंगुले पहुंच जाएगी। ब्रूस उस लड़की के बारे में मालूमात दे रहा था जिसको वो शायद दारान को फंसाने के लिए उस रात बुलवा रहे थे। दारान के कमरे में कैमरे से नस्ब करवा दिए हैं, बेड का व्यू है। ब्रूस अब हार्वी को मजीद मालूमात दे रहा था। अनिल बार बार दारान के चेहरे के तासुरात पर जांचती निगाहें उठा रहा था जो इसी तरह पुरसोच हुए बैठा हुआ था। यस, और अब तो सब इंतजार में हैं। स्टीफन, कैल्विन सब पैसे लगा चुके हैं। हमारे साथ काम का पंगा और नखरे दारान को महंगा पड़ जाएगा। हार्वी ने मजे से ब्रूस के ठट्टे में उसका साथ दिया था। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा उसकी एटीट्यूड पावर मैन का ये भरम चकनाचूर हो जाए, फिर देखना किस मुंह से ये फिल्म के मनाजर तल्फ करवाएगा। ब्रूस के दांत पीसने जैसी आवाज़ थी। दोनों का मुश्तरबा बेकबा कहकहा गूंजा था। दारान ने बाजू को झटका और आईब्रो चुकाए थे। कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाहें डाली थी। सुइयां रात का 1:15 बजा रही थी। चल, रात बहुत हो रही है, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ब्रूस अब हार्वी से इजाज़त तलब कर रहा था। दारान सीधा हुआ और हाथ बढ़ाकर लैपटॉप को बंद कर दिया था। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए हुए सर की पुष्ट इसके पीछे किया और काउच की पुष्ट से सर टिका दिया था। कंधों के फैलते ही कसरती बाजू और वाज़ा हो रहे थे। लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट आंखों की चमक के साथ साथ गहरी हो रही थी, जबकि अनिल उसके बरअक्स सर थाम चुका था। ओह जीसस, ये सब करने वाले हैं तुम्हारे साथ? और सबसे पहले मिले हुए हैं कमीने, सब के सब मिले हुए हैं कमीने, और हम नहीं जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन सबको। अनिल ने हैरत से आंखें फैलाई और फिर अपना ख्याल जाहिर किया था। दारान की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मौजूद तमानत और जरा भर भी फराक नहीं आया था। वो अब काउच के हत्थे पर बाजू फैलाया, दूसरे हाथ में पकड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऊपरी रुख घुमा रहा था। आंखों की पुतलियों में स्क्रीन के बदलते अक्स वाज़ा हो रहे थे। अनिल, मेरा विलियम बेस्पोक सूट रेडी करवाना कल शाम के लिए, मगन से लहजे में हुक्म सादर किया था। अनिल ने चौंकर देखा था। होंक होते हुए चेहरे पर हैरत वाज़ा थी। दारान, तुम पागल हो क्या? वो उसी तरह हैरान सा मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ घूम गया था जो तसल्ली आमेज लहजे में उसके हुक्म सादर कर चुका था। और हाँ, सर्च कर लेना तुम कैसे कंट्रोल करोगे खुद को इस मेडिसिन के बाद, क्योंकि ब्रूस कह रहा है बैंड बच जाती है तो बच जाती होगी। सपाट लहजे में अगला हुक्म सादर किया था। निगाहें हुनूज मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी। यकायक अनिल की गर्दन गद्दी से आगे हुई थी। व्हाट? आंखें हैरत से फैली, भवों से मजीद जगह घिर रही थी। मतलब वो सब सोच भी चुका था और उसे क्या करना है। दारान, ये कैसा मजाक है? क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मेडिसिन वाला मशरूब मैं पीऊंगा? अनिल ने सीने पर हाथ रखे उसे इस्तफसार किया था जैसे उसकी कहीं बात पर यकीन ना हो। हाँ, मेरा वो मशरूब का गिलास तुम पियोगे। चेंज करने होंगे गिलास हमें। उसने छुपा कर कैसे, वो मैं बताऊंगा तुम्हें।
एक लम्हे के लिए सर ऊपर उठाए उसकी बात की तस्दीक की थी। अनिल को हैरत का शदीद झटका लगा था, जबकि दूसरी तरफ ना तो इत्मीनान में कोई कमी थी और ना ही इरादों में किसी किस्म की कोई लग्जिश थी। दरान पता नहीं कैसी मेडिसिन होगी, क्या असर होगा। मैं अनिल के मुस्तरब से लहजे में दारान की बात पर गुस्से भी साफ जाहिर हो रहा था। तुम वर्जिन हो, खफीफ कहकहे के साथ सवाल किया था। अनिल सटपटा गया। शट अप, फौरन दांत पीसे, जबकि वो अब मोबाइल मेज पर रखने के बाद ज़ेरे-लब मुस्कुरा रहा था। मोबाइल को रखते ही सिगरेट केस उठाया था। जालिम कहीं के, और इसको मेरी और जिन होने पर शक है क्या? मेरी वर्जिन होने पर शक है क्या? अनिल ने आईब्रो उचकाए खुद से सवाल किया था। दरान, मैं वो नहीं पीऊँगा। खफगी से घूरते हुए मशरूब पीने से साफ इनकार किया था। ठीक है, फिर मुझे पीना पड़ेगा। तैयार रहना फिर। मेरा लीसा आदि तबाही के साथ बड़े तहम्मुल से जवाब दिया था। नहीं, तुम भी नहीं पियोगे। पता नहीं क्या होता होगा उसको पीने के बाद। मेडिसिन का नाम नहीं लिया उन्होंने, जो मैं सर्च करता फिरूं। अनिल के लहजे में और चेहरे पर परेशानी की यकसा आया थी। बेकाबू हो जाता है मर्द, और उससे ज्यादा क्या होगा। दारान ने कंधे उचकाकर मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया था। लाइटर अब उसके होठों में दबी सिगरेट के शोले दे रहा था। अनिल चढ़कर सर हवा में मारते हुए उसे फकत घूर कर रह गया था। दारान, उसका आसान हल जब यह है कि हम दोनों वहां जाएंगे तो फिर जाएंगे ही नहीं, तो फिर हम मुश्किल में क्यों घुस रहे हैं? अनिल तेजी से 3 डग भरता हुआ अब उसके सर पर खड़ा था, जो मजे से काउच की पुश से सर टिकाए हुए अब धुआं हवा में छोड़ रहा था। हार्वी के मुंह पर मारते हैं फिल्म, और मुझे इंतहा का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी कि तुम ये फिल्म करोगे। अनिल ने तासुफ भरे लहजे में कहते हुए पेशानी सहलाई थी। और मुझे खुशी हो रही है, लबों को गोलाई की शक्ल में करते हुए धुआं से मरगोले को हवा में छोड़ा था। अनिल ने तासुफ भरी सांस खारिज की थी। कोई फायदा नहीं था, वो ठान चुका था सब, और अब सामने खला में निगाहें मरकूज किए पुरअज़म लहजे में कह रहा था, जब दुश्मन खुफिया चाले चल रहा हो तो उसके किसी टुकड़े के जवाब देना चाहिए, खुलेआम नहीं। वो सोच चुका था कि उसने उनकी जलाई आग में कूद कर ही उनको मात देनी है, और वैसे भी वो अपनी बहुत सी बातों के साथ इस सोच भाप लेने वाली खासूसियात को सबसे पोशीदा ही रखता था। ये दुनिया ऐसे ही है, उसने जिंदगी के हर कदम पर टांगे खींचवाने वाले देखे थे। एक दौड़ है ये जिंदगी, जहाँ हर जगह में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हसद की आग में जलेंगे, आपको मात देने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार होंगे। और दरान मलिक के लिए ये सब अनोखा नहीं था। कराची के समंदर की मौजें इस शहर की बहुत सी अज़ियतें, नाइंसाफियों और इंसानों के रूप में छुपे बहुत से भेड़ियों के जुल्म से बेखबर साहिल से टकरा कर वापस जा रही थी। ये मदरसा रियाजुल जन्ना का सहन था, जहाँ इस वक्त बहुत से 10 से 14 साल बच्चियाँ इशा की नमाज की अदायगी के बाद अब एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे। कमरे की कतार दर कतार चटाइयाँ बिछी थीं। एक तरफ लगी अलमारी में अनगिनत कुरान पाक ऊपर नीचे रखे हुए थे। यहाँ अब रात का एक दफ़ा सब कुरान पाक हिफ्ज़ करने में तालिबा को सबक की दोहराई करने के बाद सोने जाना था। वो जानते थे जो कुरान उनको हिफ्ज़ कराने के लिए मदरसे में ही रिहाइश रखते थे। यहाँ बच्चों की तरह बहुत से उस्तादों को भी मदरसे में ही रिहाइश दी गई थी। तमाम बच्चे कमीज शलवार में मलबूस, पाइंचों को टखनों से ऊपर किए, सरों पर कुरेशिया से बनी हुई सफ़ेद टोपी पहने अब ज़मीन पर बिछी चटाइयों पर कतार दर कतार बैठ रहे थे। कुरान पाक को रेहल पर सजाए आगे पीछे झूलते हुए बच्चे कारी के आने से पहले ही सबक की जोर शोर से तिलावत की सूरतों में दोहराई कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में 10 साला दारान मलिक भी मौजूद था, जो मटियाले रंग के पतले से कमीज शलवार मलबूस यहाँ बैठे तमाम बच्चों की तरह आगे पीछे झूल नहीं रहा था, बस आंखें बंद की तिलावत में मगन था। वो अब पहले की निस्बत दुबला हो गया था, चेहरे पर अब भी बेतहाशा संजीदगी थी। दस्तगीर बेगम ने 5वीं क्लास के बाद उसे स्कूल की तालीम देने के बजाय कुरान पाक का हाफिज बनाने का फैसला किया था। इस फैसले पर सभी खुश हुए थे, क्योंकि अब सबकी जिंदगियां हराम करने वाला दरान सिर्फ हफ्ते बाद ही घर में नजर आता था। हाँ, अलबत्ता जब कभी कोई सौदा सल्फ लाने और काम करने में बुरहान और फ़ायका सब बड़ों को 2 टूक जवाब दे देते, तब उन्हें दरान शिद्दत से याद आता था, क्योंकि दरान की हैसियत इस घर में एक इजाफी नापसंदीदा फ़र्द की तरह ही थी। इसीलिए मलिक हाउस में यावर और असफंद के अलावा हर शख्स उसे अपना ज़र खरीद गुलामी समझता था। मलिक हाउस की सरबराही दस्तगीर बेगम के हाथ में थी, और वो जो भी फैसला करती थी असवंत और यावर की उनके सामने कुछ भी नहीं चलती थी। दरान तो महज 10 साल की उम्र में भी सारा दिन घर से मुख्तलिफ कामों में फंसा जाता था।
नुक्कड़ की दुकान के चाहे 400 चक्कर ही लगाने हों, वो दारान ही लगाता था। किसी को पानी का गिलास भरकर देना हो, दस्तगीर बेगम की छड़ी पकड़ाकर उनको बिस्तर से उठाना हो, बैठे बैठे हर बंदे को पानी का गिलास पिलाना, रात को अपने स्कूल के जूतों के साथ बुरहान और फायका के जूते पॉलिश करना, हर दफ़ा घंटी पर दरवाज़ा खोलने जाना, यावर के छोटे बेटे राहिब को झूला देना, यावर की बेटी सबरीना को गोद में उठाए फिरना। उसने जब ये होश संभाला था, अपने इर्द गिर्द की दुनिया ऐसी ही देखी थी, जिसमें सुबह से गए रात को वापस आने वाले यावर और असफंद मलिक के अलावा किसी फर्द की आंखों में उसके लिए उनसियत नहीं थी। जब जिस वक्त भी जिसका भी दिल चाहता था, उसकी गलती पर थप्पड़ और घूंसा जड़ देता था। जब वो ज्यादा छोटा था तो बुरहान और फायका को मारकर अपना गुस्सा निकाल लेता था, मगर अब वो उनकी जगह छत की दीवारों पर घूंसा मारता था। वो रोता नहीं था। जब भी कोई उसे अजियत देता था तो वो खुद को अजियत देता था। वो छत पर जाकर दीवारों को घूंसे और टांगों मारता था। मुतातर सा उस वक्त तक मारता रहता था जब तक उसे की तकलीफ का एहसास होने नहीं लगता था, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तकलीफ का एहसास कम होता जा रहा था। गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ों की तो उसे अब जलन तक नहीं होती थी। इसे शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया था, मगर वो वहाँ भी अपनी कारकर्दगी में अपना आप साबित कर चुका था। 5वीं जमात तक वो हर जमात में अव्वल आया था, मगर 5वीं जमात के फ़ौरन बाद दस्तगीर बेगम ने हुक्म जारी किया कि वो अब कुरान हिफ्ज़ करेगा। उन्होंने दरान के खून से अब भी यहूदियत की बू आती रहती थी और उन्होंने हुक्म सादिर किया था कि वो कुरान हिफ्ज़ करेगा तो ही वो उस पर से फरंगी होने का लेबल हटाएंगी। और हर बार की तरह ही वो एक रोबोट की मानसर झुकाए इस मदरसे में आ गया था। मदरसे के हॉल में बच्चों के पढ़ने का शोर यक से बढ़ा था, क्योंकि कारी अब हॉल में आ चुके थे। सफ़ेद रंग के गोल घेरे वाले कमीज शलवार में मलबूस, कंधे पर साफा रखे हुए वो कोई 30 साल इस मदरसे का पुराना कारी था। ये रात को सबक की दोहराई करवाने वाला कारी था, क्योंकि इसकी रिहाइश मदरसे के ही हॉस्टल नुमा हिजरे में थी। उस जैसे बहुत से दूर दराज गाँव से आए हुए कारी मस्जिद के हुजरे में मुकीम थे, जो 5 बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाने की तालीम देते थे। यहाँ इस मदरसे में आए उसे 15वां दिन था। वो पहला दिन ही उस रात वाली कारी की अजीब निगाहों को भाप गया था। मनफी सोच और उसकी महसूसियात वो बहुत जल्द जांचने लगा था। कारी उसे बहुत गौर और अजीब निगाहों से देखता था, अगरचे वो यहाँ मौजूद तमाम बच्चों में नुमाया था, क्योंकि उसकी सूरत में ये मगरिबी हुस्न का मिलाप उसे हर जगह सबसे मुनफरिद बना देता था। मगर कारी के जहन में उसको लेकर पनपते गंदे अजाइम उसके छोटे से जहन को समझ तो नहीं आते थे, लेकिन उसे ये पता चल रहा था कि उसे उनसे खतरा हो सकता है। आज ये मनफी लहरें बहुत अजीब तरह से असरअंदाज हो रही थीं, और बिल्कुल वही हुआ जिसके बारे में उसकी छठी हिस्स उसे पहले से ही आगाह कर रही थी। बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बे आपकी उम्र से ज़्यादा ही होते हैं, और वो भी उन्हीं में से एक था जिसने 10 साल की उम्र में ही इंसानों के ऐसे रूप देखे थे जो शायद बहुत से लोग उम्र के वस्त में जाकर देखते हैं। यही वजह थी कि आम बच्चों की निस्बत उसकी छोटी हिस्स बहुत ही तेज थी। कारी ने मसवाई उसकी बाकी सब लड़कों का सबक सुना था, और काजी ने सिवाय उसके बाकी सब लड़कों का सबक सुना था, और पास बैठे लड़के को कुछ कहकर अपनी जगह से उठ गया था। वो लड़का कारी की बात सुनकर सीधा दरान के पास आया था। दरान, कारी साहब तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं, तुम्हारा सबक उधर ही सुनेंगे, कुरान पाक लेकर चले जाओ। 15 साल लड़का इस हुक्म सादर करने के बाद अपना कुरान पाक थामे अलमारी की तरफ बढ़ गया था। दरान अपनी जगह से उठा और कुरान को वहीं कुरान की रहल में रखते हुए हॉल में मौजूद बड़ी सी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ गया था, जहाँ उसको एक खाना दिया गया था जिसे बाहर की तरफ ताला लगता था। इसमें उसकी तमाम चीज़ें थीं, जिनमें वो बहुत सी अजीब चीज़ें भी साथ लाया था, जिनको वो अपने साथ रखता था। एक छोटा सा मर्दाना रेजर का ब्लेड, छोटी कैंची, एक चैन, उसे ऐसी चीज़ें जमा करने की आदत थी। उसने एक ट्रांस किसी कैफियत में अलमारी के खाने का ताला खोला था और छोटे ब्लेड को अपनी 2 उंगलियों के बीच में दबा लिया था। वापस आया और कुरान पाक को सीने से लगाकर कारी के हुजरे की तरफ चल दिया था। इस हॉल से निकलकर बड़ा सा सहन था, और सहन से पीछे खुलने वाले दरवाजे में मदरसे का हॉस्टल था, जहाँ बहुत से कमरे थे, और यहीं पर उस्तादों के हुजरे थे। वो अब कारी के हुजरे के दरवाजे के सामने खड़ा था, जहाँ दरवाजे के आगे सफ़ेद रंग का मलमल का पर्दा अंदर चलते पंखे को हवा से हिल रहा था। उसने हाथ की उंगलियों को हल्की सी जनबीज दी थी, और ब्लेड उंगली के पोरों में जकड़ गया।
एक हाथ से पर्दा हटाया और हुजरे में दाखिल हुआ। सामने नजर कारी पर पड़ी जो उसके छोटे से कमरे में मौजूद एक चारपाई पर लेटा हुआ था और दूसरी चारपाई खाली थी जहां दूसरा कारी आज शायद छुट्टी पर था। कैसा है दरान? आजा आजा, डर मत, कारी ने पुचकारते हुए मिठास भरे लहजे में कहा था और उठकर बैठ गया था। दारान ने सर झुकाए हुए कदम आगे बढ़ाए थे और चारपाई के पास आकर कदम रोक दिए। मेरी टांगे दबाकर पहले मैं तेरा सबक सुनता हूँ। कुरान पाक वहाँ मेज पर रख कर आजा। कारी ने आंखें उसके चेहरे पर घूम रही थी। दारान खामोशी से आगे बढ़ा था और कुछ दूर रखी मेज पर आहिस्ते से कुरान पाक रखकर वापस मुड़ा था। अल्लाह की किताब पढ़ाने वाले के दिल में शैतान ऐसा घर डालकर बैठा था कि उसे इस मुकद्दस किताब को अपने सामने मेज पर रखवाते हुए भी एक लम्हे के लिए खौफ नहीं आया था। आजा, खड़ा क्यों है? आजा मेरे पास, कारी ने खबासे से दांत निकाले थे। दारान ने एक निगाह कुरान पर डाली, आंखें बंद की और फिर खोली और कदम आगे बढ़ा दिए थे। कारी के चेहरे पर मौजूद शैतानियत और बदलती नीयत उसके नन्हे जहन को झंझोड़ रही थी। जैसे ही वो कारी की चारपाई के करीब पहुंचा था, कारी ने उसके बाजू थामकर एक झटके से उसको अपने करीब किया था। दारान की निगाह अब भी कुरान पाक पर थी जिसका गिलाफ पंखे की हवा से हिल रहा था। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। ये अभी कंटिन्यू रहेगा। अगर नावल अच्छा लगा हो तो इसके आगे के पार्ट्स के साथ जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।